वेलकम की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम देखते हैं व्हाइट जैकेट वाले जेम्स को, जो किसी अजीब सी जगह पे होता है। हाँ, दिखने में कोई अजीब अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम लगता है। अब जेम्स यहाँ तक पहुँचा कैसे ये तो हमें नहीं पता, पर यहाँ कुछ ऐसा तो है जो जेम्स के पीछे पड़ा हुआ है, और वो क्या है दोस्तों ये भी हमें नहीं पता। हाँ, पर वो जेम्स को मारने की कोशिश में है, इसलिए जेम्स अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहा है। काफी देर तक यहाँ वहाँ गिरते पड़ते भागता है और भागते भागते थक जाता है। तभी कोई आदमी आता है जो कौन है ये भी हमें नहीं पता। बाप बोलोगे आपको पता क्या है? रुकिए जरा दोस्तों, ये सीरीज है तो इसका बिल्डअप होता है धीरे धीरे। तो तभी वहाँ पे कोई आदमी आता है और जेम्स का मुंह दबा देता है और आवाज निकालने से बिल्कुल मना करता है। तो जेम्स यहाँ पे बस ये कहता है कि वो उसके पीछे गए हुए हैं, हमें उसे यहाँ एंटर नहीं करने देना चाहिए। अब ये जेम्स किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों ये भी हमें नहीं पता। तभी जेम्स की नींद खुल जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल सुरख लाल एकदम। हम तो सिर्फ यही देखते हैं दोस्तों कि जेम्स अपनी चेयर पे थका पड़ा हुआ है और उसके सामने 3 कंप्यूटर स्क्रीन है जिसमें कुछ तो चल रहा है। थोड़ी देर के बाद उसकी स्क्रीन पे शो होता है टारगेट आइडेंटिफाइड और उसमें कैटी नाम की लड़की की फोटो के साथ उसकी सारी डिटेल्स पॉपअप होती है। इसके बाद हम जियांगवा नाम के कॉलेज को देखते हैं, जहाँ वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं पर न्यू बैच की भी एंट्री हो गई है। इसमें मिनी नाम की एक इन्फ्लुएंसर भी होती है जो की व्लॉग बनाती है कि हेलो बेबीज, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, मैं जियांगवा में स्टडी करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्या क्या होता है यहाँ पे। तभी येंग नाम का लड़का मिनी को पहचान लेता है। वो कहता है अरे मिनी, ये सच में तुम हो क्या? मुझे तो मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। मैं सच बताऊं तुम्हारा व्लॉग डेली देखता हूँ मैं। वाह यार, अब तो हम एक ही कॉलेज में हैं, इसी बात पे हाथ मिलाओ। मगर मिनी दोस्तों येंग को ज्यादा भाव नहीं देती। वो उसे एक फैन की तरह ट्रीट करती है कि थैंक यू, मेरे व्लॉग्स देखते रहते हो तो बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही आगे भी देखते रहना और मेरे अच्छे फॉलोवर्स बढ़ाना, लेकिन ना मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना। वहीं येंग तो उससे और बातचीत करना चाहता था तो वो बिना मिनी के पूछे हुए बता देता है कि मैं ना यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी कर रहा हूँ और तुम क्या करने वाली हो? तो वो बताती है मैं तो फिल्म्स और टेलीविजन परफॉर्मेंसेस ब्रांच में हूँ। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कैटी एंट्री करती है कॉलेज में अपनी बाइक से। उसकी बाइक भी ब्लैक है और उसने ऊपर से नीचे तक सब ब्लैक ही पहन के रखा हुआ है। शायद वो ब्लैक को पसंद करती है। अब सभी उसको घूर घूर के देखे जाते हैं जैसे उन्होंने कभी इतनी कमाल की लड़की नहीं देखी। तो येंग मिनी को बताता है वो आई है ना बाइक में अभी, वो कैटी है, बहुत ही खड़ूस है और स्मार्ट भी, ऐसा उसके हाई स्कूल फ्रेंड्स का कहना था। हाँ, मैं वैसे उसको रियल में नहीं जानता पर मैंने उसके बहुत सारे किस्से सुन के रखे हुए हैं। मैंने तो सुना है कि वो हमेशा अपने बैग में हैमर रखती है और वक्त आने पे उसी हैमर से ठोक भी देती है लोगों को, तो बच के रहना उससे। तो जब कैटी अपने डॉम की ओर जा रही होती है तो हॉन्टेड बिल्डिंग के पास अचानक से तेज हवाएं आती है। वहीं उसकी नजर पड़ती है जेम्स पे जो कि हॉन्टेड हाउस में खड़ा होता है। उसने बिल्कुल एक गंदी सी व्हाइट जैकेट पहन के रखी हुई है, बाल और दाढ़ी भी बड़ी हुई है जैसे पता नहीं कितने महीनों से उसने अपनी देखभाल ना की हो। तभी वहाँ पे जेनी नाम की एक स्वीट सी लड़की आती है। वो कैटी को पहले से जानती थी और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। हालांकि ये सेम क्लास में होते हैं दोस्तों। वो कैटी को हॉन्टेड बिल्डिंग की ओर देखते हुए देख लेती है और कहती है मैंने तो ऑनलाइन इस बिल्डिंग के बारे में बहुत सारे क्रिप्टिक किस्से सुने हुए हैं। फिर हमें पता चलता है कि कैटी और जेनी एक ही मेजर कर रहे हैं। ये दोनों ही एल्डरली हेल्थ केयर में हैं दोस्तों और जेनी कैटी के साथ ही उसका डॉम शेयर करना चाहती है क्योंकि उसे कैटी के साथ सेफ फील होता है। तो जब ये दोनों अपने डॉम में जाते हैं तो वहाँ पहले से मिनी होती है। अब मिनी कैटी से बात करने की कोशिश तो करती है पर कैटी उसके ही हेलो का कोई जवाब नहीं देती, डायरेक्ट इग्नोर दोस्तों। अब कैटी आने के साथ ही देखती है कि इस डॉर्म की एक चेयर थोड़ी हिल डुल रही है, इसलिए वो अपने बैग से हैमर निकाल कर चेयर को ठोक पीट कर बिल्कुल सही कर देती है, जिससे मिनी की हालत खराब की। येंग ने सही कहा था, ये तो बड़ी अजीब है, इसके पास तो सच में हैमर है बैग में। अब हैमर की आवाज को सुनकर टॉम बॉय सीना जाग जाती है और कहती है कि तुमने तो आते ही इसको कंस्ट्रक्शन साइट बना दिया। तो तब कैटी सीना की ओर देखती है, वो लंगड़ाते हुए चल रही थी इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती। वहीं जेनी सिन्हा की मदद करने जाती है। तब सिन्हा कहती है मैं ठीक हूँ बहन, सिंपैथी की मुझे जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि मैं स्पोर्ट्स में थी पर एक पैर से लाचार होने के बाद अब मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इस डॉम में कैटी, जेनी, मिनी और सिन्हा साथ रहने वाली है। अब रात में कैटी देखती है कि अचानक से जेनी उठकर कहीं तो जा रही है। कैटी भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि जेनी हॉन्टेड बिल्डिंग में चली गई है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाती है पर उसे वहाँ फिर से जेम्स दिख जाता है जिससे डरकर वो जाग जाती है और ये दरअसल कैटी का बुरा सपना था। कैटी तो अपने बिस्तर पे आराम से सो रही थी, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये सपना था तब वो रिलैक्स होती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि कॉलेज वाली एक बड़ी सी बस से स्टूडेंट्स को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं। सभी बच्चों के बैठने के बाद लिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि कॉलेज कैंटीन में काम करता है। उसे मार्केट जाना था ग्रोसरीज लेने के लिए, तो वो भी बस के ड्राइवर से कहता है कि मुझे रास्ते में छोड़ देना। ड्राइवर कहता है कि लिन तुम बड़े चालाक हो, पैसे कैसे बचाने हैं तुम्हें अच्छे से पता है, जाओ जाकर बैठ जाओ पीछे। कुछ दूर जाने पे सारे बच्चे सो जाते हैं मगर एक मक्खी के भिनभिनाने से कैटी की नींद खुल जाती है और वो देखते है कि बस के सामने जेम्स खड़ा है। उसकी वजह से बस का ड्राइवर गाड़ी को तेजी से मोड़ता है क्योंकि जेम्स आगे से हटता ही नहीं और उसी वक्त सामने से 3 लड़के हैरी, मैक्स और जॉय तेजी से कार से आ रहे होते हैं।
बस उनकी कार से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग घायल होते हैं, जिसमें से कैटी भी एक होती है। अब दोस्तों, कैटी को इस एक्सीडेंट की वजह से अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आ जाता है, जिसमें उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में कैटी की मॉम सर्वाइव नहीं कर पाई थी। खैर, इस एक्सीडेंट में घायल हुए सभी लोगों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और इसी दौरान कैटी पहुंच जाती है अचानक से एक अजीब सी लिफ्ट में, जिसमें सिर्फ एक ही बटन होता है, 19th फ्लोर। और इस तरह की दोस्तों हम टोटल 6 लिफ्ट देखते हैं जो कि हवा में लटकी हुई है। अब लिफ्ट में एक ही बटन होने की वजह से कैटी 19th फ्लोर का बटन ये सोचकर दबा देती कि चलो कहीं तो निकलूंगी, इस लिफ्ट में बंद रहने से तो अच्छा ही होगा कि बाहर निकल जाऊं 19वें फ्लोर पर। लेकिन दोस्तों, उसको अंदाजा नहीं था, रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि 19वें फ्लोर पे एक नाइटमेयर उसका इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही लिफ्ट 19th फ्लोर पे रुकती है ना, कैटी डरते डरते बाहर निकलती है। उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही हॉन्टेड हाउस है, उसके कॉलेज वाला, जिसकी बहुत सी क्रीपी स्टोरीज फेमस थी। पर आसपास दूर दूर तक कैटी को कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसे हॉन्टेड हाउस में ही जाना पड़ जाता है। अंदर जाकर कैटी अभी चीजें समझने की कोशिश कर ही रही होती है कि यहाँ चल क्या रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आई। तभी जैनी भी आ जाती है दोस्तों, और उसके बाद कैंटीन वाला वो अंकल लिन। इसके बाद कैटी को लगता है कि हम तीनों के अलावा भी यहाँ कोई है, पर जब वो उस आदमी की ओर जाने के लिए मुड़ती है तभी वहाँ पे कार वाले तीनों लड़के आ जाते हैं, यानी कि वही हैरी, मैक्स और जॉय। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि इन 6 लोगों ने हॉस्पिटल वाले कपड़े ही पहन के रखे हुए हैं और यहाँ ये तीनों लड़के आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई हम मर गए हैं क्या, पर ये तो स्वर्ग जैसा नहीं लग रहा, कहीं हम नरक में तो नहीं आ गए। तो मैक्स कहता है नहीं भाई, हम मरे नहीं है, मरने पे तो हम पक्का स्वर्ग ही जाएंगे, ये जरूर देखना हमारा सपना होगा। वैसे ये लोग कौन है, तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था क्या? तो जैनी बताती है हाँ, हम बस में थे। अब दोस्तों, ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हैरी को एक रिकॉर्डर टाइप का कोई डिवाइस नजर आता है जो वो प्ले कर देता है, और प्ले करते ही यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और सामने एक बड़े से स्क्रीन पे पपेट शो चलने लगता है, जिसे बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर हैरी जानने की कोशिश करता है कि आखिर इन पपेट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, इसीलिए वो पर्दे के पीछे झांकता है और शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं। हैरी ये बात अपने दोस्तों को बताता है और तभी कैटी को फिर से जेम्स दिखाई दे जाता है और वो उसके पास जाती है और पूछती है तुम कौन हो? तो दोस्तों, वो बस इतना ही कह पाता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और तभी पर्दे से पपेट्स बाहर निकल आते हैं। उनमें से एक पपेट जेम्स को स्टैप करके मार डालता है और तभी वहाँ पे हैरी आता है। तो वो जेम्स को मरा देखकर भागने की कोशिश करता है, पर सीढ़ी से गिर जाता है, उसका पैर पूरा मचक जाता है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो पपेट उसे भी मार डालते हैं स्टेप करके। ये देखकर सभी की बुरी तरह से हालत खराब। दोस्तों, जॉय अब हैरी के पास जाना चाहता है, पर मैक्स उसको रोक लेता है कि मत जा। वो उसे अपने साथ भगा ले जाता है। वहीं मेन गेट अब बिल्कुल बंद हो चुका था, तो वो बाहर तो जा नहीं सकते थे, इसीलिए इनको अब इन्हीं पपेट्स मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए इसी हॉन्टेड हाउस में यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। अब जैसे जॉय देखता है कि मॉन्स्टर्स हमारे आसपास नहीं है, उसे थोड़ा सेफ फील होता है और वो हैरी के लिए रोने भी लगता है कि यार बुरा हुआ बेचारे के साथ। तब मैक्स उसका मुंह बंद करता है अपने हाथों से कि तुम्हारा रोना सुनकर वो मॉन्स्टर्स आ जाएंगे, भाई चुप हो जा। इसके बाद मैक्स जॉय को समझाता है कि ये हमारा सपना है बुद्धू, हैरी सच में थोड़ी मरा है, देखना जब हम जागेंगे तो सब ठीक होगा। जॉय कहता है कि पर सब कुछ मुझे इतना रियल क्यों फील हो रहा है भाई? तो मैक्स कहता है कि भाई तू एक बात बता, तूने कभी रियल में इस तरह के मॉन्स्टर्स के बारे में सुना है या कभी देखा है? नहीं ना? अरे ये हमारी इमेजिनेशन है सिर्फ। दूसरी ओर दोस्तों, कैटी जब मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है तो एक दीवार पर वो यहाँ का आधा फटा हुआ मैप देखती है। वो पूरे मैप को अपने दिमाग में स्कैन कर लेती है ताकि उसको भागने में आसानी हो। इधर जॉय और मैक्स को विंडो दिख जाती है, तो वो विंडो ग्लास को तोड़कर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और ये विंडो ग्लास बहुत ही टाइट बनी होती है, किसी चट्टान की तरह, टूटने का नाम ही नहीं लेती। उल्टा तोड़ने की आवाज से मॉन्स्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं, जिससे इनकी हालत और खराब। दोस्तों, उधर जैनी और अंकल लिन बुक शेल्फ्स के पीछे छुप जाते हैं, अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठे होते हैं। उनके आसपास एक मॉन्स्टर मंडरा रहा होता है और यहाँ कैटी भी एक विंडो पे कुर्सी मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है, मगर वो टूटता नहीं। दोस्तों, तभी वो देखती है अंकल लिन और जैनी को भागते भागते, तो वो उनके पास जाती है। वहीं पे मैक्स और जॉय भी भागते हुए आ जाते हैं, यानी अब ये सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो चुके हैं, वो भी एक गैलरी जैसी जगह में दोस्तों, जहाँ चारों ओर से उनके पास मॉन्स्टर्स बढ़ रहे होते हैं। इनके भागने का रास्ता समझ नहीं आता कहाँ जाएंगे और ये लोग इसी को अपना आखिरी पल मान लेते हैं। लेकिन तभी मसीहा बनकर आता है सैम नाम का एक लड़का, जो कि शोर करके मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इन लोगों को मिल जाता है भागने का मौका। और फिर मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने के बाद सैम इन लोगों के पास वापस आता है और बताता है कि देखो, मैं तुम लोगों से पहले यहाँ पे आया हुआ हूँ। तभी कैटी को याद आता है कि उस वक्त मैंने इस लड़के को देखा था छिपते हुए, इसलिए कैटी उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है, यहाँ चल क्या रहा है ये? तो सैम कहता है कि मैं खुद इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से दो बातें हो सकती है। पहला ये कि ये रियल वर्ल्ड जैसा दिखने वाला कोई पैरेलल वर्ल्ड है, जो दिखने में तो हमारी दुनिया की तरह ही है, लेकिन यहाँ कई और भी अजीब चीजें हैं जो हमारी दुनिया में नहीं हो सकती, जैसे कि वो पपेट मॉन्स्टर्स। और दूसरा मुझे ये लगता है कि हम अपनी ही दुनिया में हैं, पर हमारे साथ कोई ट्रिक्स कर रहा है। वो पपेट मॉन्स्टर्स या तो कोई मैजिक का कमाल है, या फिर किसी स्पेशल डिवाइस का, या फिर किसी तरह का इल्यूजन है। तो इस पे जॉय कहता है कि हैरी इस तरह की चीजों में
इंटरेस्टेड रहता है। सैम कहता है कि हो सकता है हैरी भी इस ट्रिक में शामिल हो। अब जॉय कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हैरी जिंदा है। तब कैटी कहती है कि ये जो भी है पर इसकी शुरुआत तो हॉस्पिटल से ही हुई थी। हम सब ने पेशेंट वाले कपड़े पहन के रखे हुए हैं, मगर तुमने तो कैजुअल वियर पहना हुआ है, तो सैम तुम यहाँ पे कैसे आए? जिस पे सैम कहता है कि मैं तो अपने रूम में बस सो रहा था, पता नहीं यहाँ पे कैसे पहुँच गया। फिर क्या था दोस्तों, सभी को सैम के ऊपर भी डाउट हो जाता है और तभी अंकल लिन की नजर पड़ती है एक बॉक्स पे जिसमें 6 पोटली रखी होती है और यहाँ पे मौजूद लोग भी 6 ही हैं, 6 बचे हैं मतलब, इसलिए सभी एक एक पोटली उठाकर चेक करने लगते हैं। कैटी की पोटली में से आधा फटा हुआ मैप निकलता है। वो उसे गौर से देखती है और समझ जाती है कि वॉल पे मैंने जो आधा मैप देखा ये उसी का बाकी हिस्सा है। जैनी को पोटली में से एक फ्राइंग पैन मिलता है, जॉय को एक बड़ा और मोटा सा कैंडल और माचिस, वहीं मैक्स को एक कुल्हाड़ी, सैम को एक टॉर्च और अंकल लिन को कुछ तो वायर वाली इलेक्ट्रिक चीज मिलती है जिसका यूज उनको नहीं पता। साथ ही जैनी भी सोच रही थी कि इस फ्राइंग पैन का मैं क्या ही करूंगी, पर सैम कहता है कि ऐसा मत सोचो, जो कुछ भी हमें मिला है वो जरूर हमारे किसी न किसी काम की चीज है, बस हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। तभी मैक्स सोचता है कि हमारे पास सबसे काम की चीज होनी चाहिए, मुझे तो कुल्हाड़ी मिल ही चुकी है, अब किसी तरह कैटी से मैप लेना होगा ताकि इन दोनों का यूज करके मैं और जॉय यहाँ से निकल सके। तो दोस्तों वो कैटी के साथ एक डील करता है कि हम अपनी पीठ के पीछे दोनों सामान रखेंगे और तुम जिस हाथ का नाम लोगी उस हाथ में रखी चीज तुम्हें दे देंगे और हम जो हाथ बोलेंगे उस हाथ की चीज तुम हमें दे दोगी। ये एक गेम की तरह होगा लेकिन इसमें डील है। मैक्स कहता है लेफ्ट हैंड और कैटी के लेफ्ट हैंड में उस वक्त मैप था तो वो ईमानदारी से उसको दे देती है, पर जब वो लेफ्ट हैंड कहती है तो पीठ पीछे हाथ की चीजें एक्सचेंज करके वो सामने टेबल पे कैंडल और माचिस रख देता है। जैनी कहने लगती है कि जरूर इसने चीटिंग करी है, पर अब वो मैक्स 7वें आसमान पे था कि मुझे जो चाहिए मिल गया, अब मुझे इन लोगों के साथ की कोई जरूरत ही नहीं है। वो मुंह फेरकर जॉय के साथ वहां से चला जाता है और जाकर कुल्हाड़ी से विंडो ग्लास तोड़ने लगता है, पर कुल्हाड़ी से भी ग्लास ना टूटने पर मैक्स की हालत हो जाती है खराब कि आखिर ये ग्लास इतना मजबूत कैसे, ये टूट क्यों नहीं रहा। इधर सैम समझ जाता है कि कैटी को तो कैंडल और माचिस ही चाहिए था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मॉन्स्टर्स को लाइट से डर लगता है, क्योंकि सैम से मिलने से पहले जब वो मॉन्स्टर से भाग रही थी ना तो उसने नोटिस कर लिया था कि मॉन्स्टर्स खिड़की से आने वाली रोशनी से बचकर दूर जा रहे हैं। साथ ही कैटी ने मैप भी ध्यान से देखकर याद कर लिया था कि कौन सी चीज कहाँ पे है, पर अपने ग्रुप के बाकी लोगों को समझाने के लिए वो जमीन पे ड्रॉ कर देती है मैप को, जिसको देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ के सारे खिड़की दरवाजे सील्ड हैं, यानी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं फिलहाल। पर हाँ, यहाँ के दोनों साइड के एंड पे कंट्रोल रूम है जहाँ से इस बिल्डिंग की सारी लाइट्स कंट्रोल होती है, यानी कि अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो क्या हो गया, कम से कम लाइट जलाकर सारे मॉन्स्टर्स को मार तो सकते हैं ना, क्योंकि वो लोग तो तभी अपेयर होंगे जब यहाँ की सारी लाइट्स कट हो जाएंगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था। तो अब कैटी सैम से कहती है कि मैं और तुम अलग अलग होकर दोनों कंट्रोल रूम में जाएंगे, तुम्हारे पास टॉर्च है और मेरे पास कैंडल, वहीं माचिस मैं दे दूंगी जैनी को ताकि जैनी और अंकल लिन यहाँ सेफ रह सके। इसके बाद जब कैटी जाने लगती है दोस्तों तो कंट्रोल रूम से पहले एक लंबी और पतली सी कॉरिडोर पड़ती है जिसकी हर कुछ दूरी पे पपेट मॉन्स्टर्स की पेंटिंग है। उन पेंटिंग से भी मॉन्स्टर्स निकलने लग जाते हैं, पर जैसे कैटी जलती हुई कैंडल दिखाती है ना तो रोशनी की वजह से वो वापस पेंटिंग में चले जाते हैं, पर ये चीज वो बार बार करके थक जाती है, इसीलिए वो वहाँ से वापस चली जाती है। दूसरी ओर जैनी और लिन जिस रूम में रुके हुए थे ना, वहाँ के एक एक दरवाजे पे जोर जोर से कोई पीटने लग जाता है, जिससे ये दोनों डर जाते हैं और थोड़ी देर में दरवाजा तोड़कर कोई अंदर एंटर कर जाता है। पर जब ये ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो तो सैम था। अब सैम इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहता और अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे इनको वही दोस्तों मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें टॉर्च की लाइट दिखाकर ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये चीज पीछे से मैक्स और जॉय देख लेते हैं। दरअसल उनके पीछे भी मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं, इसलिए वो यहाँ वहाँ भाग रहे थे, और अब जब इन्होंने अपनी आंख से भी देख लिया था और सैम से बात करके भी पता कर लिया था कि मॉन्स्टर्स लाइट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो प्लान बनाते हैं इनसे टॉर्च छीनने का। वो जॉय से कहता है कि तुम सैम के पीछे से हमला करना, मैं उससे टॉर्च छीन लूंगा। मगर जैसे जॉय सैम पे हमला करता है ना तो सैम उसके हाथ नहीं आता, उल्टा वो जॉय को दबोच लेता है। वहीं मैक्स जैनी को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर सैम से सौदा करता है कि मुझे अपनी टॉर्च दे दो वरना मैं कुल्हाड़ी से जैनी को काट डालूंगा। तो अब सैम और मैक्स दोनों के पास एक एक बंदी थी। वो अपने अपने दोस्त को बचाने के लिए एक सौदा करते हैं कि तुम उसको छोड़ो मैं इसको, पर दोनों को एक दूसरे पे यकीन नहीं होता, इसलिए ये फिर लिन का सहारा लेते हैं। ये दोनों अपने अपने हथियार लिन को दे देते हैं और फिर लिन इन दोनों का हथियार एक्सचेंज करवाने वाला होता है। पर जैसे ही दोस्तों लिन मैक्स को टॉर्च पकड़ाता है और उसकी कुल्हाड़ी सैम को दे देता है, तो सैम कहता है कि तुम्हारे पास तो अब कोई हथियार नहीं है जैनी को मारने के लिए, पर मेरे पास अब तुम्हारी कुल्हाड़ी है, इसीलिए मेरा टॉर्च जल्दी से मुझे वापस करो वरना मैं जॉय को मार डालूंगा। और तब मैक्स कहता है कि सॉरी भाई, मेरे लिए अभी खुद जिंदा बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है। ये कहकर वो टॉर्च के साथ वहां से भाग जाता है और छोड़ जाता है जॉय को मरने के लिए। और ये चीज जॉय को बहुत ही बुरी लगती है कि बताओ यार, मैंने मैक्स को अपना इतना अच्छा दोस्त समझा और वो मुझे मरने के लिए छोड़कर चला गया।
मगर दोस्तों सैम जॉय को जान से नहीं मारता। वो उससे बस इतना कहता है कि तुम हमारी टीम में नहीं हो, इसलिए हमारे साथ नहीं चल सकते, और वो जॉय को वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। तब आता है मैक्स और कहता है कि सॉरी भाई, उनके सामने मुझे नाटक करना पड़ा, क्योंकि ये टॉर्च मैं उनको वापस नहीं करना चाहता था, और मुझे पता है कि सैम अच्छा लड़का है, वो तुम्हें नहीं मारेगा जान से। तब जाकर कहीं जॉय अपनी आंसू पहुंचता है कि चलो बच गया। इधर सैम के पास अब टॉर्च तो थी दोस्तों, इसीलिए जब वो कॉर्नर पे पहुंचता है ना, तो वहां उसे दूसरी साइड से किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। उसे समझ आ जाता है कि जरूर मॉन्स्टर्स ही हमारे पीछे आ रहे होंगे, इसलिए वो जेनी से माचिस लेकर जलाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पर सामने से उसको कैंडल आती हुई दिखाई देती है, यानी कि उधर कैटी को भी यही लग रहा था कि सामने से मॉन्स्टर आ रहा है। इसी वजह से कैटी और सैम दोनों ही एक दूसरे को कुछ देर के लिए बस देखते रह जाते हैं, और तब जेनी और लिन उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हो गया भाई, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है फिलहाल। तब कैटी इनको कॉरिडोर के मॉन्स्टर पेंटिंग के बारे में बताती है, पर अभी तक कॉरिडोर की पेंटिंग वाले मॉन्स्टर वहाँ से जा चुके थे, इसलिए ये लोग आराम से कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। अब कैंडल भी काफी छोटी हो गई थी, वहीं जाने अनजाने में ही सही, पर मैक्स दूसरे कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, और अब उसके टॉर्च की बैटरी भी खत्म होने वाली थी, क्योंकि लाइट फ्लिकर कर रही थी, इसलिए वो भी लाइट्स ऑन करने की कोशिश करने लगता है। लाइट्स तो ऑन नहीं होती दोस्तों, उल्टा कैटी के रूम का पंखा ऑन हो जाता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि दूसरे कंट्रोल रूम में मैक्स और जॉय लाइट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ का पंखा चलने से इनकी मोमबत्ती भी बुझने वाली होती है, और तब जेनी अपने फ्राइंग पैन से मोमबत्ती में हवा लगने से बचा लेती है। ऊपर से गेट के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं, जो कि कंट्रोल रूम में एंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर इन लोगों ने दरवाजे पे बड़े बड़े बॉक्स रखे होते हैं, और उसके ऊपर जो छोटा सा ग्लास होता है ना दरवाजे पे, वहाँ पे मोमबत्ती रखी होती है, ताकि लाइट से वो लोग अंदर आने की कोशिश ना करे। अब लिन और जेनी तो मोमबत्ती को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और सैम सारे कैबिनेट खोलकर चेक कर रहा होता है कि लाइट्स कहाँ से ऑन होंगी। पर इसी कोशिश में दोस्तों मैक्स के रूम का पंखा चल जाता है, पर लाइट्स नहीं चलते। वहीं मैक्स का टॉर्च भी पूरी तरह से बंद पड़ गया होता है, इसलिए मॉन्स्टर्स वहाँ एंटर कर जाते हैं। मतलब वो तो उन दोनों की जान के पीछे पड़ जाते हैं। इधर कैटी को एक ऐसा सर्किट मिलता है जिसमें एक वायर मिसिंग होती है, और वो ये बात सैम को बताती है। तभी इन लोगों की भी मोमबत्ती जलकर खत्म हो जाती है। जेनी जैसे माचिस जलाने की कोशिश करती है ना, पंखे की वजह से वो नहीं जल पाते, माचिस जलते ही तुरंत बुझ जाती है मतलब, और तभी बाहर से मॉन्स्टर्स दरवाजे को धक्का देते हुए अंदर आने की कोशिश करते हैं, जिससे लिन और जेनी गिर जाते हैं। वहीं लिन के हाथों से उसका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट गिर जाता है जो उसने पोटली से लिया था। सैम उसको तोड़कर अंदर से वायर निकाल लेता है और जल्दी से सर्किट में फिक्स करने लगता है। पर अब काफी सारे मॉन्स्टर्स उस रूम में आ चुके होते हैं, इसलिए सैम कैटी को ये काम करने को कहता है और खुद कुल्हाड़ी उठाकर मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। पर वो मॉन्स्टर सैम को उठाकर फेंक देते हैं और फिर अपने हथियार से उसको स्टैप करके मारने वाले होते हैं, पर तभी कैटी सर्किट को फिक्स करके लाइट ऑन करने में हो जाती है कामयाब, जिससे दोस्तों फाइनली पूरे कमरे में लाइट्स जल जाती हैं और सारे मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय। तब जाकर सभी राहत की सांस लेते हैं, पर तभी कुछ ग्लिच होता है और इन लोगों की नींद अपने आप हॉस्पिटल के बेड में खुलती है। ये क्या था यार। वहीं सैम की नींद अपने रूम में खुलती है दोस्तों। अब सभी कंफ्यूज होते हैं कि रात में कितना बुरा सपना देखा यार, पर धीरे धीरे सभी और कंफ्यूज तब होते हैं जब जेनी अपने बुरे सपने के बारे में कैटी को बताती है, तो वो हैरान कि हम दोनों को ही सेम सपने कैसे आ सकते हैं। वहीं इस सपने में जो जेनी के सर पे चोट लगी थी गिरने की वजह से, उसमें से अभी रियल में दोस्तों खून आ रहा होता है, इसलिए कैटी तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और उनसे शेयर करती है कि क्या दो लोगों को एक जैसा सपना आना पॉसिबल है। तो डॉक्टर बताते हैं कि आप दोनों ही एक्सीडेंट में घायल हुए थे, तो हो सकता है आप दोनों को सेम टाइप की इंजरी हुई होगी, इसलिए सेम सपने आए होंगे। उधर जॉय तो बिल्कुल बावला हो जाता है, तो मैक्स उसको कहता है कि देख यार बुरा सपना था, भूल जाओ उसको। पर जॉय कहता है कि सपने में अगर हैरी मरा था तो उसे रियल लाइफ में तो जिंदा होना चाहिए था ना, फिर वो यहाँ क्यों नहीं है, उसका बेड ये खाली क्यों पड़ा हुआ है। तो मैक्स कहता है वो जरूर कहीं बाहर गया होगा, चलो हॉस्पिटल स्टाफ से पूछते हैं। पर जब वो बाहर जाते हैं तो उनको सैम मिल जाता है, जो कि इनको बताता है कि मैंने भी वो सेम सपना देखा, और अभी जब मैं हॉस्पिटल में एंटर किया तो मैंने इन लोगों को देखा कि ये लोग एक लाश को लेकर जा रहे हैं जिसके लेफ्ट हैंड में बड़ी सी स्कार थी, और अपने सपने में मैंने वही स्कार हैरी के हाथ पे देखा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हैरी रियल में मर गया। ये जानकर जॉय काफी घबरा जाता है, पर मैक्स कहता है कि जब तक हम अपनी आंखों से उसकी लाश नहीं देख लेते हमें किसी की भी बातों पे यकीन नहीं करना। इसीलिए दोस्तों ये तीनों चोरी चुपके जाते हैं मॉर्ग, मगर वहाँ पे एक कड़ी सिक्योरिटी होती है जो इनको रोक लेती है और इन्हें हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास ले जाती है, जिनसे जब ये लोग अपनी चिंता शेयर करते हैं तो उनका कहना होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हैरी बिल्कुल ठीक है और आज सुबह ही उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है क्योंकि वो ज्यादा घायल नहीं हुआ था इसीलिए। और हाँ, आप लोग एक दिन के लिए कोमा में थे इसलिए आप लोगों को ये अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। फिर वो हैरी का डिस्चार्ज फॉर्म भी इनको दिखाते हैं, उस पे दोस्तों साइन तो मैक्स और हैरी के ही लगते हैं, पर क्या है कि उसका फोन नहीं लग रहा होता है, तो वो इस बारे में डायरेक्टर को बताता है। अब वो कहते हैं कि ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना कि फोन नहीं लग रहा होगा, कहीं चार्ज नहीं होगा या स्विच ऑफ होगा। पर जब मैक्स वापस अपने हॉस्पिटल रूम में जाता है तो उसे वहाँ पे हैरी के फोन टेबल के नीचे से मिलता है, पर वो ये बात जॉय को नहीं बताता क्योंकि जॉय और ज्यादा परेशान हो जाएगा। वहीं कैटी की नजर पड़ती है अंकल लिन पे, जो कि डॉक्टर से कह रहे होते हैं कि मुझे डिस्चार्ज होना है, कैंटीन वालों का बार बार फोन आ रहा है
तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, डिस्चार्ज की परमिशन मैं दे देता हूँ, मगर आप बीच बीच में चेकअप के लिए आना होगा, ध्यान रखना इस बात का। जिसके बाद कैटी अंकल लिन से पूछती है कि मुझे पहचाना, तुम तो जेंगुआ की स्टूडेंट हो ना, मैंने तुम्हें बस में देखा था। तो वो पूछती है मैं बस की बात नहीं कर रही, आपने क्या मुझे कहीं और देखा? तो वो इनकार कर देते हैं, जिससे कैटी को बड़ा अजीब लगता है कि जब मुझे और जेनी को सब कुछ याद है तो इनको क्यों नहीं है, मतलब सपने वाली बात। फिर किसी तरह ये लोग इसको भुलाने की कोशिश करते हैं। रात में तो मैक्स और जॉय शराब भी पीते हैं, सो जाते हैं। वहीं सैम अपने कंप्यूटर पे अपने मन की बात बताता है चैट जीपीटी को कि कल रात मुझे एक अजीब सा सपना आया जिसमें पपेट मॉन्स्टर्स इंसानों पे हमला कर रहे थे। फाइटिंग और सेंसरी एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल लग रहा था। मेरे साथ सपने में जो लोग थे वो रियल वर्ल्ड में भी थे, पर मुझे नहीं लगता कि वो सपना था। क्या चाइना में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये सब हो सकता है पॉसिबल, मतलब कुछ लोग जैसे पैरेलल डायमेंशन में जा सकें, ऐसा है क्या? सैम दोस्तों अभी चैट जीपीटी के जवाब का इंतजार कर रहा होता है कि उसको नींद आ जाती है। एंड ये क्या, वो फिर से खुद को फ्लोर 19 पे पाता है, जहाँ पे कैटी, जेनी, मैक्स, जॉय और अंकल लिन होते हैं। यहाँ कैटी लिन से पूछती है कि सुबह जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं तो आपने तो पहचाने से इनकार कर दिया था। इस पे लिन कहता है कि मैं क्या कहता कि तुम दोनों जवान लड़की को मैंने सपने में देखा था। अरे ये कितना गंदा साउंड कर रहा है, इसलिए मैंने मना कर दिया, और मैं वैसे भी कोई क्रीप इंसान नहीं बनना चाहता था तुम्हारी नजरों में। वहीं मैक्स और जॉय कहने लग जाते हैं कि अगर ये सब हैरी कर रहा है तो वो इस बार हमारे साथ क्यों नहीं है। तो सैम कहता है कि मेरे ख्याल से तो वो मर चुका है। दोस्तों अभी ये लोग सारा माजरा सही से समझ भी नहीं पाए थे कि इनके सामने जमीन से छोटे छोटे 6 टावर अपीयर होते हैं जिनमें आइडेंटिटी कार्ड्स रखे होते हैं। उन्हें उठाने को कहा जाता है और सारे आइडेंटिटी कार्ड्स पे कुछ ना कुछ साइन बने होते हैं, मगर कैटी का आइडेंटिटी कार्ड ब्लैंक होता है, यानी उस पे कुछ भी बना या लिखा हुआ नहीं है। तभी सामने से फिर से पर्दे पे एक अलग तरह का मॉन्स्टर दिखाई देता है। इस बार ये 4 पैर का मॉन्स्टर है जो कि लाइट से भी नहीं डरता। वो जल्दी पर्दे से निकलकर बाहर आ जाता है और नाचने लगता है, पर जैसे माइक से अनाउंसमेंट होती है तो वो घुर्राते हुए मैक्स के पीछे पड़ जाता है। यहाँ दोस्तों ये लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि वो सिर्फ मैक्स को ही दौड़ाया जा रहा है, जबकि उसके सामने बाकी लोग भी हैं, उनको इग्नोर कर रहा है। और ये बात समझने में इनको थोड़ी देर लगती है कि ऐसा वो मॉन्स्टर इसीलिए कर रहा है क्योंकि अनाउंसमेंट में मैक्स के आइडेंटिटी कार्ड का नाम लिया गया था। अकेले भागते भागते मैक्स बुरी तरह से थक भी गया था, इसीलिए वो आइडेंटिटी कार्ड ही फेंक देता है। पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो आइडेंटिटी कार्ड जमीन से गायब होकर मैक्स के गले में ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो कई बार उसे फेंकता है पर वो बार बार मैक्स के गले का फंदा बनता जाता है। तो मैक्स बड़ी मुश्किल से थोड़ा दिमाग लगाता है और अपना आइडेंटिटी कार्ड जॉय को दे देता है, जिससे वो मॉन्स्टर सब मैक्स का पीछा छोड़ जॉय को दौड़ाने लग जाता है। यानी दोस्तों ये लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी कार्ड चाहे तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और मैक्स तो अब थक चुका था और जॉय थोड़ा मोटा था तो वो ज्यादा देर तक ऐसे दौड़ नहीं सकता था, इसीलिए मैक्स जाकर सैम से हेल्प मांगता है। और तब जेनी कहती नहीं, हम एक टीम नहीं है, कल इसने मुझे अपनी कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश की थी। तब मैक्स हाथ पैर जोड़ता और कहता है कि अब से मैं तुम लोगों की टीम में हूँ, तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, प्लीज मेरी मदद करो। उधर जॉय भागते भागते जमीन पे गिर चुका था और मॉन्स्टर उसको खाने वाला होता है कि तभी अनाउंसमेंट में दूसरे आइडेंटिटी कार्ड का अनाउंसमेंट होता है, और वो वही कार्ड था दोस्तों जो कि मैक्स ने जॉय से लिया था। यानी अब मॉन्स्टर फिर से मैक्स के पीछे पड़ने वाला है। मैक्स कहने लगता है कि बड़े भाई सैम प्लीज, मैं और नहीं भाग सकता, मेरी जान बचा लो, मैं आपकी सारी बात मानूंगा आपसे, प्रॉमिस। फिर वो कार्ड एक्सचेंज करके दौड़ने लग जाता है और जब सैम थक जाता है तो कैटी उससे कार्ड एक्सचेंज कर लेती है, पर उसे भागने का मौका नहीं मिल पाता। मॉन्स्टर उसको खाने के लिए उसकी ओर छलांग लगा देता है और इसी के साथ चुका था मैदान में। अब आगे हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जब सैम के पीछे मॉन्स्टर भाग रहा था ना, तभी कैटी की नजर पड़ी थी यहाँ के दरवाजों पे जिसमें कार्ड इंसर्ट करने की जगह बनी हुई थी और इंसर्शन पॉइंट पे कार्ड वाले आईडी कार्ड की तरह ही कुछ लिखा हुआ था। इससे पहले कि मॉन्स्टर कैटी को टच भी कर पाता, कैटी देखती है कि मैं जिस दरवाजे के पास खड़ी हूँ उसमें लिखी चीज मेरी आईडी कार्ड से एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो वो अपना आईडी कार्ड उसमें इंसर्ट कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर इसी दरवाजे से ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही कॉरिडोर पार करते हैं तो देखते हैं कि हम तो फिर से हॉल में पहुंच गए हैं। पर दोस्तों इनको पता था कि आखिर करना क्या है, इसीलिए ये अनाउंसमेंट होते ही सभी डोर पे जाकर सही वाला आईडी कार्ड इंसर्ट कर देते हैं और सारे मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह से 5 बार ये लोग कर लेते हैं और काफी खुश हो रहे होते हैं। साथ ही लास्ट राउंड में कैटी ने नोटिस कर लिया था कि अंकल लिन के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए लास्ट राउंड में उसने अपना ब्लैंक कार्ड दे दिया था अंकल लिन को कि इसका तो वैसे भी अभी कुछ यूज नहीं है, आप इसको लेकर रेस्ट कीजिए, दौड़ने भागने का काम हम कर लेंगे, ये कह दिया था उसने। पर दोस्तों उस समय मैक्स भी काफी थक चुका था, इसीलिए जब वो अंकल को अकेला पाता है ना तो उन्हें बहला फुसला कर उनसे अपना कार्ड एक्सचेंज कर लेता है। पर उसे नहीं पता था कि इस राउंड में ब्लैंक कार्ड वाले के पीछे ही मॉन्स्टर पड़ जाएगा, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागता रहता है और फिर उससे कोई भी कार्ड एक्सचेंज करने को तैयार नहीं होता। सारे लोग ये पता लगाने में बिजी हो जाते हैं कि इस राउंड को कैसे जीता जाए, क्योंकि इसमें तो बिना कोई अनाउंसमेंट के ही मॉन्स्टर ने भागना शुरू कर दिया था। यहाँ दरवाजे केवल 5 थे और 5 में कुछ न कुछ लिखा हुआ था,
सभी अपना अपना कार्ड हर दरवाजे में लगाने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा इस बार नहीं खुलता। वहीं इन्हें पता नहीं था कि ये जो ब्लैंक कार्ड है इसे कहाँ इंसर्ट करना है। तो इधर मैक्स तो थक हार कर चूर हो चुका था, इसीलिए जब वो भागते भागते एक बार गिरता है तो दोबारा उसके उठने की हिम्मत नहीं होती। और तब जॉय एक सच्चा दोस्त होने का फर्ज निभाता है और अपना कार्ड एक्सचेंज कर लेता है उससे। फिर मॉन्स्टर एक बार फिर जॉय के पीछे पड़ जाता है। वो भी काफी देर तक यहाँ वहाँ भागता रहता है, पर कुछ देर के बाद उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो वो मैक्स से हेल्प मांगता है, पर मैक्स तो अभी भी जमीन पे गिरा पड़ा था। हालांकि वो जॉय के काफी नजदीक ही था, इसलिए जब जॉय अपना कार्ड फेंक कर एक्सचेंज करने के लिए देता है तो ये मैक्स एक्सचेंज नहीं करता, क्योंकि मॉन्स्टर बिल्कुल उसके नजदीक ही था। कुछ सेकंड्स के बाद कार्ड वापस से जॉय के पास आ जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो उसके पास ही था। जॉय भी अभी गिरा पड़ा था, तो वो जल्दी से दोबारा मैक्स को अपना कार्ड फेंक देता है कि वो कुछ मदद करेगा। पर मैक्स में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। वो जब काफी हिम्मत जुटाकर कार्ड उठाने भी जाता है ना, तब तक टाइम आउट हो चुका था और इसीलिए कार्ड फिर से चला जाता है जॉय के पास। वो अपने आप जाता है दोस्तों, और इस बार वो मॉन्स्टर से नहीं बच पाता। मॉन्स्टर उसको चबा चबा कर खा जाता है। ये देखकर तो सभी एक तरह से ट्रॉमा में चले जाते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर जॉय को खाकर खत्म करता है ना, वैसे ही वो ब्लैंक कार्ड आ जाता है मैक्स के गले में, क्योंकि जॉय से पहले ये कार्ड किस पे था? मैक्स के पास, इसीलिए वो मैक्स के पास आ गया। तो सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि अगर अब मॉन्स्टर ने मैक्स को भी खा लिया, पता है ना दोस्तों क्या होगा? वो ब्लैंक कार्ड फिर चला जाएगा अंकल लिन के पास और वो पैर में चोट लगने की वजह से भाग नहीं पाएंगे। तो मॉन्स्टर अपना गला हिलाता है और उसके गले में लगी घंटी की आवाज अब सबके कानों तक एकदम क्लियरली जाती है। सैम और कैटी कुछ तो इशारा करते हैं आंखों ही आंखों में, और सैम मैक्स से वो आईडी कार्ड छीन लेता है। फिर वो भागता है और थोड़ी देर के बाद वो कार्ड थमा देता है कैटी को। कैटी भी कुछ देर भागती है और जब मॉन्स्टर बिल्कुल नजदीक आ जाता है तो वो ब्लैंक कार्ड छोड़ देती है जमीन पे। उसके हाथ में अभी भी उसका पहला वाला कार्ड होता है, इसीलिए वो ब्लैंक कार्ड वापस चला जाता है सैम के पास। इस तरह ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को काफी देर तक थकाते हैं और फिर आखिर में कैटी सीधे उछल कर बैठ जाती है मॉन्स्टर की पीठ पे, जिससे वो छटपटाने लगता है। पर जब वो देखता है कि ब्लैंक आईडी कार्ड सैम के हाथों में है, तो वो उसको खाने के लिए दौड़ता है और जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचने वाला होता है, कैटी मॉन्स्टर के बाल पकड़कर उसका सर ऊपर की ओर खींच लेती है और नीचे से सैम वो ब्लैंक आईडी कार्ड डाल देता है मॉन्स्टर की घंटी में। हाँ दोस्तों, जो छठा इंसर्ट पॉइंट है वो घंटी ही थी। उसमें कार्ड के डलते ही मॉन्स्टर हो जाता है गायब और तब एक अनाउंसमेंट होती है कि आपने ये लेवल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, बधाई हो आप सभी को। मगर दोस्तों, मैक्स का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो कहता है कि मुझे मेरा दोस्त लौटा दो कैसे भी करके। इसके बाद सभी रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, यानी सभी की नींद खुल जाती है। तो सैम देखता है चैट जीपीटी का जवाब। उसमें बताया जा रहा था कि चाइना में ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी महारत हासिल कर ली है। उन्होंने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी बना लिया है, इसलिए आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया नाइटमेयर वाला, वैसा किसी एआई के जरिए भी आराम से किया जा सकता है। आपको याद है ना दोस्तों, पिछली बार मैक्स ने सोने से पहले चैट जीपीटी से सवाल पूछे थे, लेकिन वो आंसर देख नहीं पाया था। उधर कैटी और जैनी जब जागती है तो उन्हें मैक्स के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, और जब वो वहाँ जाती है तो देखते हैं कि जॉय की बॉडी तो वहीं पड़ी है। वो सांस भी ले रहा है मगर जगाने पे जाग नहीं रहा। तो वो लोग डॉक्टर को भी बुलाते हैं, जो चेकअप करने के बाद बताता है कि जॉय अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से कोमा में चला गया है। सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अल्कोहल पॉइजनिंग के बारे में पहली बार सुना है। कैटी तो डॉक्टर से क्वेश्चन भी करती है, मगर मैक्स को डॉक्टर की बातों पे यकीन था दोस्तों, क्योंकि उसने सच में जॉय के साथ ड्रिंक किया था सबसे छिपकर। इसके बाद कैटी को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मिस नीना का कॉल आता है। वो कहती है मैं तुम्हें और जैनी को पिक करने आ रही हूँ, हॉस्पिटल ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है। तब मैक्स कहता है कि तुम दोनों अपने कॉलेज चले जाओ, जैसे जॉय को होश आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कॉल करके। तो दोस्तों, जब कैटी और जैनी नीना के साथ उसके कार से कॉलेज जाने लगती है ना, तो रास्ते में ही नीना को सैम का कॉल आ जाता है। वो नीना से कहता है कि मुझे 3D मॉडल बनाना है कॉलेज का, इसलिए मुझे बिल्डिंग 19 का भी ब्लूप्रिंट चाहिए होगा, जो अभी तक मुझे नहीं मिला। जिस पे नीना कहती है ठीक है, मैं जल्द ही कॉलेज के डायरेक्टर से बात करके आप लोगों को 19th बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट दिलवाती हूँ। कॉल कट होने के बाद कैटी नीना से पूछती है ये सैम कौन है। तो वो बताती है वो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने हमारे कॉलेज से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फिलहाल वो हमारे कॉलेज के सब्स्टिट्यूट टीचर भी हैं, पर वो टीचर्स की कमी की वजह से सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए ही सब्स्टिट्यूट टीचर बनने के लिए राजी हुए हैं। इसके बाद वो अपनी खुद की स्टडी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद दोस्तों, कैटी और जैनी सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये वही सैम है जो हमें हमारे सपने में मिलता है, या फिर कोई और है? ऊपर से ये बिल्डिंग 19 का चक्कर क्या है, मतलब वो 19th फ्लोर का। ये जानने के लिए कैटी अकेले ही चली जाती है उस बिल्डिंग में जहाँ उसे सैम दिखता है, पर वो सैम के सामने नहीं आती बल्कि उस पर नजर रखती है। सैम यहाँ इंटरनल आर्किटेक्चर देखने आया था। इसके बाद जब वो बाहर जाता है तो उसको मिलती है नैना, जो उसे आज की फ्रेशर पार्टी के लिए इनवाइट करती है। उधर जैनी सीधे अपने रूम में गई थी दोस्तों, जहाँ उसे अपने नाम का एक पैकेज मिलता है। जब वो उसको खोलती है ना, उसके अंदर से एक VR सेट मिलता है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी सेट। इसको पहनने के बाद स्क्रीन पे दिखने वाली चीजें ऐसे लगती हैं जैसे कि वो रियल वर्ल्ड में हो।
ये कोई नई बात नहीं है, वैसे आप सभी जानते हैं। ऐसा सेम पैकेज येंग नाम के लड़के को भी मिलता है, जो कि फिलहाल कैंटीन में लंच की लाइन में लगा हुआ है। वहाँ पे कैटी सैम का पीछा करते करते आ जाती है। सैम दूसरी लाइन में लगा होता है और कैटी लग जाती है येंग वाली लाइन में। उसको देखते ही येंग तो बकना स्टार्ट कर देता है कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, दरअसल मेरा और तुम्हारा हम दोनों का ये कॉमन चाइल्डहुड फ्रेंड था। तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया होगा, मगर मैंने किया है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और तुम चाहो तो लाइन में मेरे से आगे आ सकती हो। पर दोस्तों, इसकी बकबक पे कैटी रत्ती भर भी ध्यान नहीं देती। हालांकि कैटी ये जरूर पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है, तो वो बताता है ये तो लेटेस्ट रिलीज है VR सेट का, इससे तुम गेम खेल सकती हो और ये बिल्कुल फ्री में मिला है मुझे। दरअसल टियानजी टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ना अपनी प्रमोशन कर रही है, बस इसीलिए उन्होंने मुझे दिया। तो कैटी को याद आता है एक्सीडेंट वाले दिन जब हम बस में बैठने जा रहे थे, तो कॉलेज के बाहर ही इस गेमिंग कंपनी का प्रमोशन चल रहा था और तब मैंने और जैनी दोनों ने इसको ट्राई भी किया था। इस तरह दोस्तों उसको याद आ जाता है। इसी बीच कैटी के आगे की लाइन खत्म हो जाती है और कैंटीन में खाना सर्व करने वाला कैटी को आवाज लगाता है कि तुम्हें नहीं चाहिए क्या खाना। फिर जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये तो अंकल लिन है, पर यहाँ फिलहाल कैटी उनसे कुछ नहीं कहती, बस खाना लेकर साइड हो जाती है। फिर शाम में इनकी फ्रेशर पार्टी चलती है दोस्तों, पर ये एक अच्छे कॉलेज की पार्टी है तो इसमें और कोई दारू पार्टी नहीं चलती, बल्कि सारे स्टूडेंट्स और टीचर आराम से चेयर पे बैठे होते हैं और एक के बाद एक प्रोग्राम सामने स्टेज पे पेश किए जाते हैं। यहाँ येंग की मुलाकात होती है पहली बार टॉम बॉय सिन्हा से। वो तो उसको लड़का ही समझकर गंदे तरीके से बातचीत करने लग जाता है, तो तब उसको बताना पड़ता है कि मैं लड़की हूँ, थोड़े तमीज से बात करो। इसके बाद कैटी नोटिस करती है सब्स्टिट्यूट टीचर सैम को, जो कि टीचर्स के साथ ही बैठा हुआ है, जिससे कैटी को यकीन हो जाता है कि हाँ ये सच में हमारे कॉलेज का टीचर ही है। पर आधे फंक्शन में ही सैम उठकर जाने लगता है, तो कैटी उसका पीछा करना नहीं छोड़ती। पीछा करते करते उसके रूम तक पहुंच जाती है। तब सैम उसको टोक देता है कि सुबह से मेरा पीछा कर रही हो, सामने से आकर बात क्यों नहीं करती। फिर वो अपने रूम का गेट खोलकर उसको अंदर बैठने को कह देता है और पानी पीने को देता है, पर वो इनकार कर देती है, ये सोचकर कि पता नहीं इसने पानी में क्या मिलाया होगा। तो वो बताता है नमक मिलाया है, ये जो तुम्हारे नाक पे हर वक्त गुस्सा चढ़ता रहता है ना, इसे शांत करने के लिए। दरअसल पहले मुझे भी हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाया करता था, तब मेरी मॉम ने मुझे नमक पानी दिया था। दूसरी ओर दोस्तों जैनी को बड़ा अजीब लगता है कि कैटी बिना मुझे कुछ बताए चली गई, तो वो ऐसे ही बाहर कॉलेज में टहलने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कैट पे, जिससे वो बात करने लग जाती है कि पता है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है कैटी को छोड़कर, और वो मुझे ज्यादा भाव नहीं देती, क्या तुम्हारी कोई फ्रेंड है। तभी वहाँ पे डॉक्टर जियान आ जाते हैं, जिससे एक पल के लिए तो जैनी डर जाती है क्योंकि अचानक होता है सब। डॉक्टर जियान बताते हैं कि दरअसल तुम्हारा सिटी स्कैन का रिपोर्ट आ चुका था, वो बाकी रह गया था और मैं इधर से जा रहा था तो सोचा तुम्हें दे दूं। तो मैंने सोचा इसी बहाने अपना कॉलेज भी घूम लूंगा एक बार, कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो जैनी हैरान हो जाती है कि अच्छा तो आप भी इसी कॉलेज से पढ़े हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हमारे सीनियर भी हैं। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि हॉस्पिटल में भी डॉक्टर जियान और जैनी के बीच एक अलग ही लाइकिंग थी और अभी भी वो कंटिन्यू हो रही है। वहीं येंग ने प्रोग्राम के दौरान सिन्हा के कपड़ों पे गलती से पानी गिरा दिया था, तो वो भी आधे प्रोग्राम में ही उठकर जाने लगती है। और फिर दोस्तों येंग उसकी हेल्प करने के इरादे से उसके पास आ जाता है, लेकिन सिन्हा तो सिन्हा है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। पर अपना येंग भी ठहरा चिप्पू नंबर 1, वो तो सिन्हा से चिपक ही जाता है, उससे बहुत सारी बातें करने लगता है यहाँ वहाँ की, और वो उसे इस VR सेट के बारे में भी बताता है कि अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगी और टेस्ट कंप्लीट कर लोगी तो तुम्हें इसमें प्रॉपर एंट्री मिलेगी। ये ना बहुत ही थ्रिलिंग गेम है, बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। फिर जब सिन्हा अपने डॉम में जाती है दोस्तों, तो अंधेरा होने की वजह से वो लड़खड़ा कर गिर जाती है और उसे अपनी हालत में बहुत ही निराशा होती है। अब वो बड़ी मुश्किल से चलते चलते थक जाती है। वो फिर से अपने पैरों पे दौड़ना भागना चाहती थी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर पाएगी। तभी उसकी नजर जाती है जैनी के VR सेट पे और फिर उसे येंग की बातें याद आ जाती है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है, इससे तुम भी पार्टिसिपेट करो कहा था ना येंग ने, जिससे उसका मन भी करने लग जाता है और वो गेम खेलने के लिए हो जाती है तैयार। वहीं दोस्तों कैटी अभी भी सैम के रूम पे ही होती है। वो उससे पूछ रही है कि आज तुम बिल्डिंग 19 में क्या करने गए थे। इसके बारे में वो बता ही रहा होता है कि मुझे दरअसल कुछ डाउट क्लियर करने थे। दरअसल मुझे शक था कि जरूर बिल्डिंग 19 और पैरेलल वर्ल्ड वाले फ्लोर 19 एक ही हैं, पर मैंने अच्छे से चेक करके पाया कि ये दोनों बाहर से दिखने में तो सेम ही लगते हैं, मगर अंदर से काफी अलग अलग है। इनकी लंबाई चौड़ाई इंटीरियर सब कुछ काफी अलग है। अब ऐसा तो है नहीं कि दिन में ये बिल्डिंग छोटी हो जाती है और रात में बड़ी हो जाती है, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। देखो ना, मुझे तो ये बड़ा अजीब सा कपड़े का टुकड़ा भी मिला था वहाँ पे, जिसको देखने के साथ ही कैटी पहचान जाती है कि ये तो जेम्स का है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल कैटी को जेम्स का नाम नहीं पता था, पर आपके समझाने के लिए हम नाम यूज कर रहे हैं। उसको सिर्फ इतना पता था कि कोई बंदा था वहाँ पे। तो कैटी सैम को बताती कि मैंने ना एक दिन बिल्डिंग 19 में एक व्हाइट जैकेट वाले आदमी को देखा था, वो काफी अजीब सा था, मुझे बस घूरता जा रहा था। उसके दाढ़ी मोछ और बाल वगैरह बड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं होगा। हाँ, ये उसी की जैकेट का फटा हुआ टुकड़ा है, और पता नहीं मैंने उस आदमी को ना बस वाले एक्सीडेंट दिन भी देखा था।
ऐसे ही पागलों की तरह बीच सड़क पे खड़ा था वो, और मुझे बस घूरते जा रहा था। पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, पर फर्स्ट डे जब हम गेम में एंटर किए थे ना, तो पपेट मॉन्स्टर ने उसे भी मार दिया था हैरी को मारने से पहले। तुम तो वहाँ पहले से थे ना सैम, तुमने तो उसको देखा ही होगा। सैम कहता है कि नहीं, मेरा उससे आमना सामना हुआ ही नहीं। दूसरी ओर दोस्तों मैक्स जाता है जॉय के पास, जो कि अभी भी कोमा में है। मैक्स उससे कहने लग जाता है कि यार लौट भी आओ कोमा से, तुम्हारे और हैरी के बिना मेरा जी नहीं लगता। हैरी का तो कोई अता पता नहीं है, उसे तो तुम्हारी कंडीशन के बारे में भी नहीं पता, वरना वो तुम्हें देखने जरूर आता। तभी दोस्तों मैक्स के फोन पे कॉल आ जाता है और मैक्स वॉशरूम में चला जाता है बात करने के लिए। फिर वो जैसे ही बात करके वॉशरूम से निकलने वाला होता है तो देखता है कि 2 डॉक्टर जॉय को देखने के लिए आए हुए हैं। उनको देखकर मैक्स दोबारा वॉशरूम में रह जाता है, जिसकी वजह से वो गलती से इनकी आपस की बातें सुन लेता है। पता है, एक डॉक्टर कह रहा होता है कि सर इसे तो कोई अल्कोहल पॉइजनिंग हुई नहीं थी, इसके दोस्त को तो हमने पट्टी पढ़ा दी थी वैसे, पर इसका अल्कोहल लेवल नॉर्मल ही था, इस पे कोई दवाई वगैरह भी ढंग से असर नहीं कर रही है। क्या लगता है, क्या कुछ और टेस्ट करें या फिर रहने दे? तो वो सीनियर डॉक्टर कहता है कि नहीं, फिलहाल के लिए इसको बस रेस्ट करने दो, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। पर जैसे ही जूनियर डॉक्टर वहां से जाता है ना, वो सीनियर डॉक्टर अपने बॉस को फोन लगाकर कहता है कि बॉस इसकी हालत में तो कोई सुधार नहीं हो रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दूसरे डॉक्टर्स को भी शक हो जाएगा, इसीलिए हमें इसका जल्द से जल्द कुछ तो इंतजाम करना होगा। पर दोस्तों ये सीनियर डॉक्टर था कौन, ये मैक्स देख नहीं पाता। फिर हम यहाँ से जेनी को देखते हैं जो कि अपने डॉम में आ चुकी थी। उसने कैटी को कई सारे मैसेजेस भेजे थे कि तुम कहाँ हो, कब आओगी, किसके साथ हो, अचानक कहाँ चली गई थी, मगर कैटी ने उसके मैसेजेस को सीन नहीं किया, जिससे जेनी को बड़ा बुरा भी लग जाता है कि कहाँ है ये, मैसेज क्यों नहीं देख रही। कुछ ही देर में दोस्तों सभी के फोन में नोटिफिकेशन आता है 19th फ्लोर गेम स्टार्ट होने वाला है। फिर काउंटडाउन होता है 5 4 3 2 1 0 और फिर गेम ऑन, जिससे सभी रियल वर्ल्ड में अपने आप सो जाते हैं और गेमिंग वर्ल्ड में उनका स्वागत होता है। जहां हम सबसे पहले देखते हैं कैटी को लिफ्ट में। लिफ्ट खुलते ही उसे आंखों पे तेज रोशनी पड़ती है। वो बाहर जाकर देखती है तो हैरान, क्योंकि इस बार गेम का सेटअप 19th बिल्डिंग पे नहीं है, बल्कि एक खुली सी जगह है जहाँ पे पुरानी चाइनीज पैटर्न के लकड़ियों के घर वगैरह बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ कैटी को सैम मिलता है तो वो उससे बातचीत करने लगती है। तभी यहाँ आती है जेनी और इन दोनों को साथ में देखकर बड़ा जेलस फील करने लगती है। उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है इनके बीच में जाने में, मगर फिर भी वो कैटी के पास जाती है और कहती है देखो मुझे बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, तुम मुझे बचा लोगी ना। कैटी कहती चिंता मत करो। इसके बाद ये लोग बातें करने लगते हैं कि अच्छा हम बार बार इस गेम में अपने आप कैसे आ जा रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है हमें, क्या कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जा रहा है हमारे फोन के थ्रू, और अगर ऐसा है तो फिर हमारे ब्रेन में उस फ्रीक्वेंसी को यूज करने के लिए रिसेप्टर्स पक्का लगे होंगे, शायद कोई चिप वगैरह। पर अगर ऐसा है भी तो उन्होंने हमारे दिमाग में चिप इंस्टॉल कब किया होगा। कैटी कहती शायद जब हम हॉस्पिटल में थे, पर सैम कहता है कि नहीं तुम लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे पर मैं तो नहीं था ना, जरूर कुछ ऐसा है जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया हो। ऐसा क्या हो सकता है। तभी कैटी और सैम दोनों साथ में कहते हैं VR हेडसेट, और फिर कैटी थोड़ा सोचती है और कहती है कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, अगर वो भी आज हमें इस गेम में ज्वाइन करेगा ना तो इसका मतलब यही होगा कि ये सारा कुछ उस VR सेट की वजह से ही हो रहा है। और दोस्तों जिसका कैटी को इंतजार था वो आ जाता है, यानी कि येंग, क्योंकि येंग के पास भी VR सेट आया था, उसको भी बड़ा मन था गेम खेलने का, वो तो काफी एक्साइटेड था ही, क्योंकि उसको अभी इस गेम की रियलिटी नहीं पता ना, वो बिल्कुल बचकानी हरकतें कर रहा होता है। इसके अलावा इस गेम में पुराने बचे हुए प्लेयर्स यानी मैक्स और अंकल लिन तो थे ही दोस्तों। फिर इन्हें एक ड्रम की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए ये घर के अंदर जाते हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल अजीब होता है, हवाओं में ढेर सारे कॉफिन्स झूल रहे होते हैं और दीवारों पे अजीब अजीब सी डरावनी ड्राइंग्स बनी होती है, जिसका मतलब भी इनको समझ में नहीं आता। वहाँ जेनी की नजर जाती है एक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ एक व्हाइट लंबा सा कपड़ा रखा हुआ है और उसमें 7 हाथों के निशान बने हुए हैं। वो बाकी लोगों को ये बात बताती है और कहती है ऐसा लग रहा है जैसे इसमें हमारे ही हैंडप्रिंट्स हैं और इस पे हाथ रखकर ही ये गेम शुरू होगा शायद। सभी अपने अपने साइज के दिखने वाले हैंडप्रिंट्स पे अपना हाथ रख देते हैं, मगर मैक्स बड़ा झिझक रहा होता है कि कहीं इसमें कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। पर फिर बाकी लोगों के कहने पर उसे भी अपने हाथ वहाँ रखने पड़ जाते हैं और इस गेम को स्टार्ट करना ही पड़ता है। हालांकि कैटी को एक बात खटकती है कि यहाँ तो हम सिर्फ 6 ही लोग हैं, तो हैंडप्रिंट्स 7 क्यों हैं। खैर दोस्तों इससे पहले इन्हें इसका जवाब मिल पाता, एक लाश कॉफिन से बाहर निकलती है और उन्हें इस गेम का रूल समझाती है कि तुम्हें खुद में से किसी एक को कॉफिन के अंदर डालना होगा और बाकियों को स्पिरिट से लड़ना होगा, और कॉफिन में कौन जाएगा इसका फैसला तुम्हें इस छोटी सी अगरबत्ती के जलकर खत्म होने से पहले करना होगा। जिससे इन पे प्रेशर बिल्ड होने लगता है दोस्तों कि अब हम कॉफिन में किसको डालें। मगर कॉफिन के अंदर मैक्स तो जा नहीं सकता, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि मैं तो 1 नंबर फाइटर हूँ, मैं नहीं जाऊंगा अंदर, मैं अगर बाहर रहूंगा तो स्पिरिट से फाइट कर पाऊंगा, हमें खुद में से सबसे कमजोर प्लेयर को ही कॉफिन के अंदर डालना होगा। पर कोई भी खुद को कमजोर नहीं बताता सिवाय जेनी के दोस्तों। वो डरी सहमी सी सभी से कहती है कि देखो मुझे अंधेरे से बहुत ही डर लगता है, प्लीज मुझे कॉफिन के अंदर मत भेजना। खासकर वो कैटी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम तो मुझे बचाओगी ना। पर कैटी इस बार बिल्कुल चुप थी। जैसे ही अगरबत्ती बुझ जाती है वैसे कैटी जेनी को कॉफिन के अंदर डाल देती है, धकेल देती है मतलब, क्योंकि वो स्पिरिट्स को आते हुए देख लेती है।
जेनी के कॉफिन के अंदर जाते ही कॉफिन का दरवाजा बंद हो जाता है। अंधेरे में जेनी के डर के मारे हालत खराब, ऊपर से उसे एक स्प्रिट की आवाज आती है जो कि उसके कान भरना शुरू कर देती है कि देखा, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें धोखा दे दिया, वो तुम्हें सबसे कमजोर समझते हैं, इसीलिए इस कॉफिन में डाल दिया। उन्हें तुम्हारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर उस कैटी को जिसने तुम्हें इस कॉफिन में धक्का दिया। तुम तो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो ना, क्या हुआ तुम्हारी दोस्ती का? हाँ, जिससे दोस्तों जेनी डर के मारे और रोने लग जाती है पूरी तरह से और कैटी से मदद मांगती है। वो उसे खुद को कॉफिन से निकालने की मिन्नतें मांगती है, खूब रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर कैटी उसकी मदद नहीं कर पाती। एटलीस्ट जेनी को तो यही लगता है, पर उसे क्या पता था कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर दोस्तों ढेर सारे स्पिरिट्स ने इन पे हमला कर दिया था। इन्हें औजार से भी मारने पर ये मार नहीं पा रहे थे। काफी देर तक इनसे फाइट करने के बाद, खुद को किसी तरह से बचाने के बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि इन स्पिरिट्स का सबसे कमजोर हिस्सा इनका सर है, इसीलिए इनके सर पे ही वार करना बेहतर होगा। और जब तक इनको ये बात पता नहीं होती ना, तब तक तो मैक्स मरते मरते बचता है कई बार, क्योंकि स्पिरिट्स ने उसका गला दबा दिया था। और कमजोरी जानने के बाद भी ये बड़ी मुश्किल में होते हैं, क्योंकि स्पिरिट्स काफी फुर्तीले और ताकतवर हैं। तो जब सैम एक स्पिरिट से लड़ रहा होता है, तब तक में दूसरा स्पिरिट लगभग कैटी की जान ले चुका था। पर तभी एंट्री होती है 7th प्लेयर की, जो आने के साथ ही तलवार से स्पिरिट्स को धड़ से अलग कर देता है, जिससे स्पिरिट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये नई प्लेयर कौन थी कोई नहीं जानता, क्योंकि इसने बेबी कट हेयर रखे हुए थे, हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के रखा हुआ था और चेहरे पे मास्क भी है। साथ ही उसके पास एक तलवार है दोस्तों, जिससे वो धनाधन स्पिरिट्स का गला काटे जा रही थी। वो एक बार तो येंग की भी जान बचा लेती है, जिससे येंग तो 7th प्लेयर का दीवाना हो जाता है। वो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, वो खुद को उसका पति मान लेता है। खैर, जैसे बाहर के सारे स्पिरिट्स मारे जाते हैं, वैसे ही जेनी का कॉफिन खुद ब खुद खुल जाता है और एक अनाउंसमेंट होता है कि इविल स्पिरिट्स पे रोक लगाई गई है, गेम क्लियर हो चुका है। मगर दोस्तों, इन्हें लेवल कंप्लीट करने की बधाई नहीं दी जाती, यानी कि जरूर अभी भी और कुछ ट्विस्ट आने बाकी हैं। पर फिलहाल के लिए तो सारे प्लेयर्स अपने रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। सैम जैसे जागता है तो देखता है कैटी को, जो अभी भी नींद में है और वो सोते हुए बेहद ही खूबसूरत लग रही है उसको, इसलिए वो बस उसको निहारता रहता है। पर अफसोस कि तभी कैटी भी जाग जाती है और दोनों का एक इंटेंस आई कांटेक्ट हो जाता है, जिससे सैम कुछ शर्मिंदा होकर नजरें हटा लेता है। तभी इन दोनों के फोन पे एक मैसेज आता है कि टायन टेक्नोलॉजी की तरफ से आप सभी को बधाई हो, आपने हमारे गेम में 20 घंटे बिता लिए हैं, इसीलिए अब आपको हमारे ऑफिस आना होगा गेम में आगे कंटिन्यू करने के लिए। आपको एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन करना होगा, उसमें टायन टेक्नोलॉजी का पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है। इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि हम यहाँ जरूर जाएंगे, ताकि हम इस गेम के बारे में और आखिर पता लगा सके कि आखिर हम इसमें पहुंचे कैसे, कौन हमें कंट्रोल कर रहा है। दूसरी ओर जब सिना जेनी को उदास बैठा हुआ देखती है, तो वो उससे कहती है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कल रात डॉम नहीं आई, जरा कॉल या मैसेज करके पूछो तो सही कि वो रात कहाँ बिता रही है। तो जेनी उदासी के साथ कहती है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही दोस्तों कैटी को काफी सारे मैसेज करके रखे हुए थे और अभी तक उसके मैसेज का कैटी ने कोई मतलब सीन ही नहीं किया, रिप्लाई तो दूर की बात। ऊपर से गेम में कल रात उसने जो जेनी के साथ किया, उससे जेनी और भी ज्यादा गुस्सा है। एंड यहाँ येंग जब जागता है ना, तो खुद को अपने चेयर पे ही पाता है, हेडसेट लगाए हुए। उसका तो गर्दन बिल्कुल अकड़ गया था पूरी रात चेयर पे बैठे बैठे, पर उसे ना अभी भी दोस्तों 7th प्लेयर की याद आ रही थी। वो उसे बहुत ही करीब से जानना चाहता था। सबसे बुरा हाल तो मैक्स का होता है, जो कि टॉयलेट सीट पे ही सर रखकर सो गया था अजीब पोजीशन में, जिससे उसका पूरा बदन अकड़ गया था। जहाँ देखो बस वहाँ दर्द हो रहा था उसको। मैक्स थोड़ा फ्रेश वगैरह होता है और बाहर निकलकर जॉय को देखता है, जो कि अभी भी कोमा में है। फिर हमें पता चलता है दोस्तों कि कैटी और सैम को टायनजी टेक्नोलॉजी से जो मैसेज आया है, वो बाकी प्लेयर्स को भी आया है, जैसे जेनी, मैक्स और अंकल लिन। पर अभी जो न्यू प्लेयर ऐड हुए थे, उन्हें ये मैसेज नहीं आया। इसके बाद हम कैटी और सैम को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल जाकर अपने माइंड और बॉडी का टेस्ट करवाते हैं कि क्या हमारे अंदर कोई चिप्स इंस्टॉल हुए हैं, पर रिजल्ट होता है नेगेटिव। अब जेनी को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, इसीलिए वो डॉक्टर जियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। पर डॉक्टर जियान से मिलने से पहले वो कैटी और सैम को साथ में देख लेती है। हालांकि ये दोनों तो उसको नहीं देख पाते, क्योंकि ये आपस में बातें करने में बिजी होते हैं, जिससे जेनी को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये यहाँ मजे ले रहे हैं बताओ। फिर वो डॉक्टर जियान के साथ बाहर बैठकर अपनी परेशानी डिस्कस करती है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भाव नहीं देते, मैं भी कैटी की तरह बनना चाहती हूँ, बिल्कुल निडर और कूल, इसीलिए मैं हमेशा उसके साथ रहने का बहाना ढूंढती आई हूँ हाई स्कूल के दिनों से ही। पर उसने मुझे कभी भी अपना दोस्त लगता है समझा ही नहीं, शायद मैं उस पर एक बोझ हूँ। वो सैम को देखो कितने अच्छे से ट्रीट करती है, जब देखो उससे बातचीत करती रहती है, दोनों साथ में अच्छे भी लगते हैं, वो दोनों एक जैसे हैं। इसीलिए डॉक्टर जियान जेनी को समझाते हैं कि देखो तुम्हें किसी का बोझ बनकर रहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद इतनी पावरफुल बन जाओ कि कैटी सामने से तुमसे बात करने आए, वो खुद तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का सोचे। टायनजी टेक्नोलॉजी से उन प्लेयर्स को इन्विटेशन मैसेज आता है जिन्होंने इस गेम में 20 घंटे बिता लिए थे। अब हम देखते हैं टायनजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑफिस, जो कि काफी शानदार है।
कैटी और सैम के अंदर जाते ही सबसे पहले तो वहाँ की एक फीमेल स्टाफ आती है, वो भी इनका नाम लेकर इनको बुलाती है और फिर अच्छे से इनका वेलकम करती है। फिर वो इन्हें वेटिंग एरिया में बिठा देती है और यहाँ के कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स एंजॉय करने को कहकर चली जाती है खुद। अब कैटी और सैम आपस में बातें करते हैं कि साइनिंग इवेंट तो गेमिंग कंपनीज बड़ी धूमधाम से करती हैं, मगर यहाँ तो इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं। यहाँ के मेल स्टाफ को देखकर कैटी को दोस्तों फिर जेम्स की याद आती है, क्योंकि जो जेम्स ने आखिरी बार कपड़े पहने हुए थे वो सेम कपड़े यहाँ इन्होंने पहने हुए हैं। इसका मतलब ये था कि जेम्स भी यहीं पे काम करता था। अब इसके बाद इनको अंदर ले जाया जाता है साइन करने के लिए, पर उससे पहले इनके फोन वगैरह जमा कर लिए जाते हैं। फिर अंदर इनको बताया जाता है कि अगर आप इस एग्रीमेंट पेपर पे साइन करते हैं तो आप हमारे कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपीरियंस ऑफिसर्स बन जाएंगे, जिससे गेम में आपको एक्साइटिंग लेवल्स अनलॉक करने के साथ और भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे आप आगे के लेवल्स को आसानी से क्लियर कर पाओगे। पर ये दोनों इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आते और सीधा ये जानने की कोशिश करते हैं कि गेम में मरे हुए प्लेयर्स का रियल लाइफ में कोमा में चले जाने पे आपका क्या कहना है। तो वो साफ इनकार कर देते हैं कि हमारी जानकारी में तो ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ, जरूर उनके कोमा में जाने के पीछे कोई और ही वजह होगी। अगर हमारे गेम की वजह से कोमा में लोग जाते हैं तो हमने अपनी टेस्टिंग बहुत पहले ही बंद कर दी होती। तब कैटी दोस्तों उसमें उस व्हाइट जैकेट वाले आदमी के बारे में पूछती है कि गेम में हैरी को मारने से पहले मॉन्स्टर ने जिसको मारा था वो कौन था। तो जवाब मिलता है वो तो हमारा ही इंजीनियर था, उसका नाम जेम्स था। वो ट्रेजिक कैरेक्टर प्ले करता था, उसका रोल सिर्फ 3 सेकंड्स का होता था ताकि बाकी के प्लेयर्स में डर बना रहे और वो गेम को सीरियसली लेते रहे। जिसके बाद सैम पूछता है कि हम इस गेम में एंटर कैसे करते हैं बिना किसी हेडसेट के, ये अपने आप कैसे हो जाता है। तो उन्हें बताया जाता है कि ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आपने जब पहली बार VR हेडसेट पहना था तभी आपकी आइडेंटिटी गेम में रिकॉर्ड कर ली गई थी और फिर अच्छे एक्सपीरियंस के लिए बिना किसी हेडसेट के ही गेम में एंटर करवा दिया जाता है आप लोगों को। तो फिर सैम कहता है आप अपनी इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जरा कुछ बताइए। तो स्टाफ कहता है कि देखिए हम अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में तो बता नहीं सकते ड्यू टू प्राइवेसी पॉलिसी, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारी कंपनी में बहुत ही होनहार लोग काम करते हैं जिन्होंने ये असंभव से दिखने वाले काम को संभव बनाया। और आप लोग बहुत ही लकी हैं क्योंकि आप हमारे सबसे शुरुआती प्लेयर्स हैं और आगे आपको हमारे गेम में और भी कई सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैक्स भी आया था, वो अभी साइनिंग रूम के बाहर ही था और उसने चाकू निकाल लिया था। वो अपने फ्रेंड हैरी के बारे में पूछ रहा होता है। कई सारे गार्ड्स ने उसको घेर के रखा था, वो उसे शांत रहने को कह रहे होते हैं, पर मैक्स तो मानने को तैयार नहीं होता। वो किसी भी हाल में अपने दोस्त को बस वापस चाहता है। तभी उसके फोन पे नए नंबर से आता है कॉल। आवाज होती है हैरी की। पूछने पे वो बताता है कि मुझे तो उसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, मेरा फोन भी कहीं खो गया था यार, फिर मैंने दूसरा फोन ले लिया। मैं जरा कुछ काम से बाहर गया हूँ, आकर तुमसे मिलता हूँ। ये जानने के बाद मैक्स थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद ही वो यहाँ के स्टाफ के साथ कोऑपरेट करने को तैयार होता है और जब उसको अंदर ले जाया जा रहा होता है तो उसकी नजर पड़ती है अंकल लिन पे। वो तुरंत ही उनसे कह देता है कि ज्यादा मासूम बनकर इनकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है, इनके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन वाइन मत करना। फिर मैक्स को साइनिंग रूम में एंटर करने से पहले फोन जमा करने को कहा जाता है, तो वो जमा कर देता है। पर उन्हें नहीं पता कि मैक्स के पास एक नहीं बल्कि 2 फोन है, एक तो उसका खुद का, दूसरा हैरी का जो उसे हॉस्पिटल के टेबल के नीचे मिला था। मैक्स पहले साइन करवाने वाली की सारी बातें सुन लेता है, फिर वो थोड़ा नर्वस होने की एक्टिंग करके पानी मांगता है। सामने वाला पानी लाने के लिए केबिन से बाहर जाता है और इतने में ही दोस्तों मैक्स फटाफट हैरी के फोन से एग्रीमेंट पेपर की फोटो क्लिक कर लेता है। दूसरी ओर कैटी और सैम एग्रीमेंट पेपर पे साइन करने से इनकार कर देते हैं। तो स्टाफ ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, ये तो आपका फैसला है, लेकिन अगर आप साइन करते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही सर्टेन लेवल्स पार करने के बाद आपको फंड्स भी मिलते हैं। मगर दोस्तों ये दोनों इनका ऑफर ठुकरा कर निकल जाते हैं और तभी पास वाले केबिन से इन्हें जैनी निकलते हुए दिखती है। वो काफी सहमी भी लग रही थी। कैटी फौरन जाकर उससे पूछती है तुम्हें भी यहाँ इनवाइट किया गया था क्या, तुमने साइन तो नहीं किया ना। मगर वो कहती है मैंने साइन कर दिया, इससे मैं गेम में कमजोर नहीं रहूंगी और तुम लोग नेक्स्ट टाइम मुझे कमजोर समझकर कॉफिन में बंद नहीं करोगे। जिसके बाद दोस्तों कैटी और सैम भी जाकर साइन कर देते हैं। फिर जब ये दोनों साथ में टैक्सी से कॉलेज जाने लग जाते हैं तो कैटी को उसकी ग्रैंडमा का वीडियो कॉल आता है। वो साथ में सैम को देखकर कहने लग जाती कि ओहो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। तो कैटी कहती नहीं ग्रैंडमा, मैं तो टैक्सी में हूँ। और तभी ग्रैंडमा की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से कैटी को तुरंत ही अपनी ग्रैंडमा के घर जाना पड़ता है। सैम भी उसके साथ जाता है दोस्तों, पर वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि ग्रैंडमा ने तबीयत खराब होने की एक्टिंग करी थी ताकि कैटी घर आ जाए चुपचाप। दरअसल वो अपनी ग्रैंडमा को काफी दिनों से टाइम नहीं दे रही थी, तो कैटी के साथ टाइम बिताने के लिए ये नाटक करना पड़ा ग्रैंडमा को। अब वो इन दोनों के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाने को पकाती है। कैटी फिर अपने रूम में जाती है दोस्तों और इधर ग्रैंडमा से सैम कैटी की बचपन की फैमिली फोटो देखकर पूछता है कि पहले कैटी मुस्कुराती भी थी क्या। तो ग्रैंडमा कहती हाँ हाँ वो बहुत ही प्यारी और खुश मिजाज बच्ची थी।
मगर जब वो 11 साल की थी तो उसकी मॉम के साथ उसका कार एक्सीडेंट हो गया। कैटी तो बच गई पर उसकी मॉम नहीं बच पाई, जिससे कैटी को थोड़ा गहरा सदमा लगा और उसके बाद तो उसने हंसना मुस्कुराना सब छोड़ दिया। और जब सैम कैटी के डैड के बारे में पूछता है तो वो बताती है, अरे उसके बारे में तो कहना ही क्या, वो तो जल्दी घर की खोज खबर लेता ही नहीं था, बस अपने काम में बिजी रहता था। तभी दोस्तों कैटी को अपने रूम से एक पेन मिलता है, जिसके बारे में वो अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि ये पेन किसका है। वो कहती है, पता नहीं मुझे, ये तुम्हारे बेड के नीचे से मिला मुझे लगा तुम्हारा होगा। पर दोस्तों ये पेन कैटी का नहीं था और ये है एक्चुअली एक स्पेशल पेन। ऐसा पेन कैटी ने सिर्फ टायनजी टेक्नोलॉजी के स्टाफ और डॉक्टर जियान के पास ही देखा था, यानी कि इनमें से जरूर कोई कैटी के घर पे आया था दोस्तों, पर वो क्या ढूंढने के लिए आया था पता नहीं। दूसरी ओर मैक्स गया हुआ था एक जुए के अड्डे पे एक आदमी से अपने पैसे मांगने के लिए, पर वो आदमी बड़ा खतरनाक था। उसने जुए खेलने के लिए मैक्स से पैसे तो ले लिए थे मगर लौटा नहीं रहा होता है। वहीं मैक्स देखता है कि ये आदमी तो येंग के डैड हैं दोस्तों, क्योंकि येंग उनसे अपनी पॉकेट मनी लेने के लिए आया हुआ था, मगर उसके डैड ने ये कहकर भगा दिया कि अभी मैं जुआ खेल रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, घर में पैसे ले लेना। इसलिए दोस्तों मैक्स पकड़ता है फिर येंग को और उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए हैं, अब या तो वो पैसे मुझे दे दो या फिर मेरी एक मदद करो। तो येंग कहता है, मैं तुम्हारी बात अपने डैड से करवा देता हूँ, तुम पैसों का मसला उन्हीं के साथ सॉल्व कर लेना। पर इसके लिए मैक्स नहीं मानता, क्योंकि उसे येंग के डैड से बड़ा डर लग रहा था। इसीलिए वो येंग को धमकाता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो गेम में मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिससे तुम रियल लाइफ में भी जिंदा लाश बन जाओगे। मेरे दोस्त ज्वाई के हाल के बारे में तो पता ही होगा तुम्हें। ये सुनकर येंग थोड़ा डर जाता है और मैक्स की बात मानने को हो जाता है राजी। उधर कैटी सैम से कहती है, आखिर डॉक्टर जियान और टायनजी टेक्नोलॉजी वालों का क्या संबंध हो सकता है, मतलब उनके पास सेम पेन कैसे हो सकता है। इसके बाद दोस्तों ये लोग डॉक्टर जियान पे नजर रखने का फैसला करते हैं। ये मास्क और कैप वगैरह पहनकर हॉस्पिटल जाते हैं और वेटिंग एरिया में बैठकर दूर से ही डॉक्टर जियान को नोटिस करने लग जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि क्या जो गेम में लोग मर जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए डॉक्टर जियान को टायनजी वालों ने रखा हुआ है शायद, या कुछ और बात भी हो सकती है। ऐसा दोस्तों इनका डिस्कशन चलता है। एंड रात में भी ये दोनों डॉक्टर जियान की गाड़ी का पीछा करते हैं एक टैक्सी से, और तब डॉक्टर जियान का शक यकीन में बदल जाता है कि हाँ मैं एक्सपोज्ड हो चुका हूँ, क्योंकि सुबह हॉस्पिटल में भी उसने 2 मास्क वालों को अपने ऊपर नजर रखते हुए नोटिस कर लिया था। इसीलिए डॉक्टर जियान अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि बॉस मैं एक्सपोज्ड हो चुका हूँ, अब क्या करना है। तो वो डॉक्टर जियान को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाने के लिए कह देते हैं। वो बॉस जो भी है वो वहीं येंग घुस आता है गर्ल्स डॉर्मेट्री में कैटी से मिलने के लिए। दरअसल उसको क्लियर करना था कि जो मैक्स ने कहा क्या वो सच है, क्या गेम में मरने से हम रियलिटी में कोमा में चले जाएंगे। पर वार्डन रात में येंग को अंदर जाने से बिल्कुल रोक देती है कि अंदर नहीं जाना। और वैसे भी दोस्तों कैटी अपने डॉम में तो थी ही नहीं। येंग के जाने के बाद वो आती है और देखती है कि जैनी जागी हुई है, मगर उसको देखकर वो अपना करवट बदल लेती है। तो रात में कैटी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और शांति से सोने देती है। दूसरी ओर सैम भैया अपना चैट जीपीटी से फिर सवाल जवाब खेल रहे होते हैं। वो उसे आज के बारे में बताते हैं कि कैसे मुझे एक गेमिंग कंपनी वालों ने मैसेज करके इनवाइट किया कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने के लिए, जिससे चैट जीपीटी सैम की बातों से समझ जाता है कि ये पक्का टायनजी टेक्नोलॉजी के 19th फ्लोर गेम के बारे में ही बात हो रही है। जबकि सैम ने उसे कंपनी का नाम भी नहीं बताया था। तभी फिर से 19th फ्लोर गेम शुरू हो जाता है और सारे लोग फिर से उसी लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहां लास्ट गेम इन्होंने खेला था। पर इस बार ये डायरेक्ट ही वहां पहुंच गए थे, जबकि हर न्यू लेवल पे पहले ये लोग लिफ्ट में होते थे। यानी ये वही पिछला वाला गेम है दोस्तों, लेकिन थोड़ा और एडवांस। और येंग तो यहाँ पे आया ही इसीलिए था ताकि वो 7th प्लेयर को इस गेम के खतरे के बारे में बता सके। वो उसे बताता है कि देखो अब तुम इस गेम में मत खेलना, मतलब तुम्हें कुछ हो जाता है तो वो चीज रियल लाइफ को भी अफेक्ट करेगी, तुम कोमा में भी जा सकती हो। सीरियसली ये चीज मुझे वैसे मैक्स ने बताई, क्योंकि उसका एक ज्वाई नाम का फ्रेंड है जो कोमा में है इस गेम को खेलने के बाद, और बाकियों को भी इस बारे में पता है। हम दोनों न्यू प्लेयर हैं तो हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं दोस्तों। कैटी और सैम तो घूर घूर कर मैक्स को देखते हैं, क्योंकि मैक्स उनके सामने कभी ये बात एक्सेप्ट करता ही नहीं था कि मेरे दोस्त की यह हालत गेम में मरने की वजह से हुई है। वो तो ये कहता था कि ये सब जो भी हुआ है वो अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। पर दोस्तों उसके दिल को भी पता था कि सच यही है, गेम की वजह से ही वो कोमा में गया है। तो मैक्स टॉपिक चेंज करने के लिए 7th प्लेयर से कहता है कि तुमने ये मास्क क्यों पहना हुआ है। वो कहती है मैं अपनी प्राइवेसी रिवील नहीं करना चाहती इसीलिए, और मैं अपने बारे में तुम लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। पर हमें बता दिया जाता है दोस्तों कि ये सिना ही है, वो रियल लाइफ में तो बिना सहारे के चल नहीं पाती, इसीलिए वो गेमिंग वर्ल्ड में थोड़ा एडवेंचर करने के लिए आ गई। उसने जेनी का VR हेडसेट यूज किया था और उसमें से अपने लिए एक कैरेक्टर चूज किया था हाई स्कूल स्टूडेंट का, जिसके बेबी कट हेयर है और मास्क लगाती है। साथ ही उसे यहाँ पे एक तलवार भी मिल गया था जिसे चलाने में उसको बड़ा मजा आ रहा था। दोस्तों आ जाइए गेम में, अब आगे देखते हैं कि
इस बार पहले वाले मिट्टी के बने एविल स्पिरिट्स तो हैं ही, साथ ही इन 7 प्लेयर के डुप्लीकेट्स मिट्टी के स्पिरिट्स भी, जो दिखने में इनके जैसे हैं मगर उनके चेहरे पे स्पिरिट्स की तरह स्कार्स वगैरह भी हैं और वो मिट्टी से बने हैं, थोड़ा अलग दिख रहे हैं मगर इनमें क्वालिटीज सारी इन लोगों की हैं दोस्तों। अब मैक्स तो इस बार खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए वो चुपचाप खुद को एक रूम में जाकर लॉक कर देता है ताकि कोई स्पिरिट्स यहाँ पे ना आए, मगर उसका डुप्लीकेट वहां तक पहुंच जाता है और उसकी वजह से बाकी के स्पिरिट्स भी पहुंच जाते हैं जो कि मैक्स को मारने की कोशिश करते हैं। और तब मैक्स को उनसे फाइट करनी पड़ती है। वो किसी तरह लोहे से मार मार कर सारे स्पिरिट्स को मार डालता है और वहां से भाग जाता है। मैक्स का डुप्लीकेट उसके ही जैसा था और वो उसे ना तो मार रहा था और ना ही उसका पीछा छोड़ रहा था, मैक्स को बस फॉलो किए जा रहा था। इधर बाकी लोग बड़े परेशान थे। जैनी और अंकल लिन भी थक हार कर एक जगह खुद को बंद करके बैठे हुए होते हैं। जैनी आज थोड़ा परेशान दिख रही होती है तो लिन उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी दोस्त काफी बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। जैनी कहती है अरे उसका मैं क्या करूंगी, मैं क्यों उसकी चिंता करूंगी, हाँ वैसे वो सच में बहादुर है, तभी कल वो बाहर थी और उसने मुझे कॉफिन में बंद कर दिया था। तब लिन दोस्तों उसको कल की हकीकत बताते हुए कहता है देखो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही जैनी ने काम किया था, क्योंकि अंदर तो सिर्फ अंधेरा था, तुम्हें कोई स्पिरिट्स जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, मगर बाहर तो स्पिरिट्स हमारी जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। मैं खुद कल मरते मरते बचाऊं, तुम अपनी फ्रेंड के लिए ना अपने दिल में नफरत मत पालो, तुम्हारी बहुत ही अच्छी केयर करती है वो। तो जैनी शिकायत करती है अगर ऐसी बात है तो उसे मुझे एक बार बात करनी चाहिए ना, और जब देखो वो सैम के साथ चिपके हुए रहती है। इसके बाद दोस्तों हम कैटी और सैम को देखते हैं जो कि झरने के किनारे बैठे हुए हैं। दरअसल स्पिरिट से फाइट करते हुए सैम काफी जख्मी हो गया था, इसलिए कैटी उसके चोट पे पट्टी बांध रही होती है। वो पहले स्पिरिट से लड़ते हैं और फिर एक जगह होकर सारे डुप्लीकेट्स को मारने की प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए पहले तो कैटी सीटी बजाकर उनको डिस्ट्रैक्ट करती है। दरअसल दोस्तों जब वो लास्ट गेम में आई थी तब उसने देख लिया था एक कपड़े पे बना हुआ ड्राइंग जिसमें एक बूढ़े ऋषि मुनि टाइप का आदमी बना हुआ था जो कि एविल स्पिरिट्स को सीटी बजाकर गाँव से दूर लेकर जा रहा था। और इसी तरह से अब कैटी सीटी बजा बजाकर सारे डुप्लीकेट्स को अपने साथ जंगल की ओर लेके जाती है। फिर ये एक एक डुप्लीकेट को उनके ग्रुप से पहले उन्हें अलग करते हैं और फिर उन्हें मारते जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले 7th प्लेयर अपनी डुप्लीकेट को आवाज लगाकर रोकती है, वहाँ पे और कोई नहीं था इसीलिए 7th प्लेयर की डुप्लीकेट भी अपने तलवार से ओरिजिनल 7th प्लेयर पे हमला कर देती है। और तब 7th प्लेयर यानी सिना भी दोस्तों उसके साथ खूब अच्छे से तलवारबाजी करती है और फिर आखिर में डुप्लीकेट के मुंह पे तलवार मार देती है जिससे डुप्लीकेट खत्म। फिर बारी आती येंग के डुप्लीकेट को मारने की, मगर येंग बहुत ही नाजुक दिल का लड़का है, वो उसको नहीं मारना चाहता। तब उसके बिहाफ में बाकी के प्लेयर्स मिलकर येंग के डुप्लीकेट को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। और उधर कैटी टकरा जाती है मैक्स के डुप्लीकेट से। वो उसे मारने के लिए जैसे आगे बढ़ती है ना और एक पेड़ से टकरा जाता है जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है और वो मर जाता है। इसके बाद बाकी लोग घेर लेते हैं जैनी और अंकल लिन के डुप्लीकेट्स को। मैक्स कहता है इन दोनों को तो मैं ही आसानी से मार दूंगा, ये तो कमजोर हैं, जिसपे जैनी के डुप्लीकेट को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो मैक्स पे हमला कर देती है बिल्कुल फुर्ती दिखाते हुए और मैक्स खुद डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। तब सैम आता है पीछे से, जैनी के डुप्लीकेट के सर पे जोरदार वार करता है रॉड से, जिससे वो तो मर जाती है। इसके बाद जो बाकी के डुप्लीकेट्स और इविल स्पिरिट्स बचे होते हैं दोस्तों वो तेजी से दौड़ते हुए नदी पार करने लगते हैं। वो लकड़ी से बने पुल की मदद से नदी पार करके प्लेयर पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और तब कैटी अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाती है और वो भी उसी पुल पे चढ़ जाती है। वहाँ वो काफी तेजी से पुल की रस्सी ही काट देती है जिससे पूरा पुल टूट जाता है और सारे के सारे बाकी बचे इविल स्पिरिट्स नदी में डूब जाते हैं। अब क्योंकि वो मिट्टी से बने हुए थे तो वो जल्दी पानी में घुलकर खत्म हो जाते हैं। वहीं सैम कैटी को बचाने के लिए नदी में खुद कूद जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है। तभी दोस्तों ये लेवल कंप्लीट हो जाती है और सभी वापस से अपने रियलिटी में चले जाते हैं। मगर जैनी पता है क्या देखती है? कॉफिन में बंद होने वाले इंसिडेंट का सपना, और जागती है बिल्कुल चीखते चिल्लाते हुए। जिससे होता यह है दोस्तों कि इसी रूम में इन्फ्लुएंसर मिनी लिपस्टिक लगा रही होती है और उसकी लिपस्टिक बिगड़ जाती है। फिर वो जैनी को खूब सुनाती है कि तुम्हें अभी चीखना चिल्लाना था क्या, देखो यहाँ मेरी लिपस्टिक खराब हो गई। तभी मिनी देखती है कि कॉलेज के ग्रुप में कैटी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक रोड पे अपनी बाइक लेकर खड़ी है और उसके सामने एक बिल्ली जख्मी हालत में पड़ी हुई है, जिससे सभी को यही लगता है कि उस बिल्ली पे कैटी ने ही जोरदार बाइक चढ़ाई। और फिर सभी लोग कैटी को लेकर काफी गंदे गंदे कमेंट्स करने लग जाते हैं। और यही वीडियो दोस्तों अब मिनी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपनी राय देने की सोचती है। तभी वॉशरूम से कैटी आ जाती है और उसका फोन छीनकर वो वीडियो डिलीट कर देती है। तो मिनी पूछती है क्या ये सच बात है, तुमने उस बिल्ली को मारा है ना? तो कैटी उसके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। दूसरी ओर येंग को भी दोस्तों टाइनजी टेक्नोलॉजी से इनवाइट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए, पर वो वहाँ जाने से पहले कॉलेज के कैंटीन में आकर ब्रेकफास्ट करता है मस्त, और नोटिस करता है कि आज अंकल लिन ब्रेकफास्ट सर्व नहीं कर रहे, कोई दूसरी ही लेडी सर्व कर रही है। तो उनसे पूछने पे येंग को पता चलता है कि लिन की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद येंग जाकर बैठता है सिना के बगल में। यहाँ वो सिना को टीज करता है कितना कम खाओगी तो कैसे चलेगा, इससे तो तुम्हारी तबीयत और खराब होगी। फिर वो जब सिना को देखता है तो उसकी आंखें देखकर येंग को दोस्तों 7th प्लेयर की याद आ जाती है। फिर वो सिना को बताता है आराम से सारी बातें
कि मैं ना एक गेम खेल रहा हूँ, वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली 7th प्लेयर के रूप में। ऐसा लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है, पर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अपना चेहरा दिखाना तो छोड़ो, अपना नाम तक नहीं बताती वो। और तभी सिन्हा को उसकी मॉम का फोन आ जाता है और वो उनसे मिलने के लिए जाती है। तो जब यंग अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके बाहर जाता है, देखता है कि सिन्हा की मॉम दिखने में ही स्पोर्ट्स कोच लग रही है और वो अपनी बेटी से काफी स्ट्रिक्टली बात करती है। सिन्हा दोस्तों वही अपना सहारा लेकर चलती है, फिर भी वो अपनी बेटी की हेल्प नहीं करती, गाड़ी में चढ़ने में मतलब। ये देखकर यंग को बड़ा अजीब लगता है कि कैसी माँ है यार, थोड़ा मदद भी नहीं कर सकती बताओ। इधर कैटी जाती है तो सारे लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट नीना को भी एक लड़की से पता चल जाता है कि कैटी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसकी वजह से उससे काफी हेट मिल रहा है क्योंकि उसने कैट की जान ले ली। तभी नीना नोटिस करती है कि सैम सामने से आकर कैटी से बात करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसका मूड ऑफ है तो वो सैम से भी सही से बात नहीं कर रही। वो बस उसे इतना ही कहती है कि हमें डॉक्टर जियान का कुछ पता नहीं चला अभी तक, बताओ। लेकिन जब तक जॉय उस हॉस्पिटल में है, वहाँ जॉय की जान को खतरा तो है, उसके लिए बेहतर यही होगा कि उसे ट्रांसफर कर दिया जाए किसी और हॉस्पिटल में। तो सैम कहता है मैं अरेंजमेंट्स करता हूँ। ये देखकर दोस्तों नीना को कैटी से ना जेलस फील हो जाता है, क्योंकि वो सैम को पसंद करती थी, हर वक्त आगे पीछे मंडराने की कोशिश करती रहती थी, मगर सैम तो उससे बस काम भरी बातें किया करता था और आज तक उसने सामने से आकर कभी भी नीना से बातें नहीं की। बस इसी बात की जेलसी है उसको। कुछ देर के बाद हम मैक्स को देखते हैं जो कि जॉय का ख्याल रख रहा है हॉस्पिटल में। तभी उसे कॉल आती है सैम की, जो उसे बताता है कि अब जॉय को उस हॉस्पिटल में रखना सेफ नहीं होगा, इतने दिन हो चुके हैं और जॉय की हेल्थ में कोई सुधार नहीं दिख रहा। मैंने कुछ अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, तुम उसको दूसरे हॉस्पिटल में भेज दो। और हाँ, ग्वांगमिंग हॉस्पिटल के किसी के सामने ना बुराई मत करना, और ना ही जॉय को डिस्चार्ज करवाने के लिए वहाँ के किसी स्टाफ से लड़ाई झगड़ा करना। प्यार से बिल्कुल बात करके जॉय को ग्वांगमिंग हॉस्पिटल से बाहर निकालो और मैं जिस हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट भेज रहा हूँ उनसे कॉन्टैक्ट करो और वहाँ उसको ट्रांसफर करवा दो जॉय को। इसके बाद दोस्तों हम सिन्हा को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, वो भी एक हॉस्पिटल में गई हुई है सिन्हा के पैर की टेस्टिंग करवाने के लिए। तो रिजल्ट्स थोड़े गंदे आते हैं, जिससे सिन्हा की मॉम बहुत ही डिसअपॉइंट होती है कि लगता है तुम कभी भी रिकवर नहीं हो पाओगी, मुझे चैंपियनशिप के लिए किसी दूसरे बच्चे को ही ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे सिन्हा को बहुत ही बुरा लगता है दोस्तों। और वो अपनी मॉम से कहती है आप चली जाइए मॉम, मैं टैक्सी लेके आ जाऊंगी कॉलेज। वहीं जब मैक्स ग्वांगमिंग हॉस्पिटल की नर्स से जॉय को डिस्चार्ज करवाने की बातें करता है तो नर्स कहती है हमें पेशेंट के फैमिली मेंबर के साइन की सख्त जरूरत होगी, जिसपे मैक्स कहता है कि जॉय के भाई का कोई पता नहीं चल रहा है यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद, और जॉय की सिर्फ एक बूढ़ी ग्रैंडमा है, उन्हें परेशान करना सही नहीं है। और तब नर्स काफी बहस करने के बाद उसे बिल पकड़ा देती है कि ठीक है ये बिल है जॉय के मेडिकल एक्सपेंसेस का, पे कर दीजिए और ले जाइए पेशेंट को। हॉस्पिटल का बिल देखकर मैक्स की हालत खराब, क्योंकि अमाउंट बहुत ही बड़ा है दोस्तों। ऊपर से तभी कुछ नर्सेस हल्ला करने लग जाती है कि जॉय की तबीयत बिगड़ रही है, डॉक्टर को बुलाओ। फिर डॉक्टर काफी देर तक चेकअप करते हैं और फौरन जॉय को आईसीयू में ट्रांसफर करने को कह देते हैं। फिर वो मैक्स को समझाते हैं कि जल्दी से बिल पे करो हॉस्पिटल का, और अब जॉय को आईसीयू में ट्रांसफर किया जा रहा है तो और भी पैसे लगेंगे। और हाँ, ऐसी हालात में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जॉय को किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर करें, क्योंकि ट्रांसफर करने के दौरान अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो आदमी मर सकता है। जिससे दोस्तों मैक्स टेंशन में आ जाता है कि क्या करूं, इतने पैसे कहां से लेकर आऊं। इधर कॉलेज में नीना किसी बहाने से सैम के साथ बात कर रही होती है और तभी सैम नोटिस करता है कि कैटी स्टूडेंट अफेयर ऑफिस की ओर जा रही है। और तब नीना सैम को बताती है उसका वायरल वीडियो हो गया है, जिसके बारे में वैसे अभी तक सैम को नहीं पता था। वहीं दोस्तों यंग गया हुआ था टाइएनजी टेक्नोलॉजी के ऑफिस, जहाँ पे वो सारे स्टाफ्स का दिमाग खाए जा रहा था कि मैं तो साइन इसी शर्त पे करूंगा कि जब आप 7 प्लेयर्स की डिटेल्स मुझे दोगे। पर वो लोग तो यही कहते हैं कि सॉरी, हम किसी और प्लेयर की जानकारी किसी को नहीं दे सकते। वो कहता है ठीक है, फिर मैं भी साइन नहीं करूंगा। इधर कैटी का मूड बहुत ही खराब होता है दोस्तों, क्योंकि उसे ऑफिस में काफी डांट सुनने को मिली थी और ये कहा जाता है कि तुम पे अब एक्शन लिया जाएगा। वहीं हम सैम को देखते हैं जो कि कैटी की उस वायरल वीडियो को अपने कंप्यूटर में डालकर ये पता करने की कोशिश करता है कि ये आखिर वीडियो किसने अपलोड की, आखिर कौन है जो कैटी का था कि इसे अपलोड किया किसने। वहीं येंग गया हुआ था टाइएनजी टेक्नोलॉजी के ऑफिस और वहाँ वो 7th प्लेयर की डिटेल्स मिलने पे ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने की जिद कर रहा था। मतलब उसकी शर्त थी कि मुझे उस 7th प्लेयर के बारे में सब बताओ, उसके बाद ही मैं साइन करूंगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि येंग के ऑफिस से जाने के बाद वहाँ सीना आती है, जो कि अपनी मॉम के रूखे बर्ताव से परेशान होकर इस गेम की परमानेंट मेंबर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देती है, क्योंकि वो कम से कम गेम में बिना सहारे के चल पा रही थी, जबकि रियल वर्ल्ड में तो उसको सहारा लेना पड़ता था चलने के लिए। इसके बाद जब वो वापस कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड पे वेट करती है तो उसकी मुलाकात हो जाती है येंग से, जो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो ऐसे कुछ भी बहाना कर देती कि मैं तो कुछ खरीदने के लिए आई थी, पर वो चीज मुझे मिली नहीं बस। इसके बाद दोस्तों एक ही बस से कॉलेज के लिए जाते हैं दोनों, पर बस में उसके सपोर्ट को चढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही होती है। तो एक पैसेंजर कंप्लेन भी करता है कि अरे इतना लेट क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सबका टाइम खराब हो रहा है। तो येंग उस आदमी से भिड़ जाता है और डांट कर उस आदमी की बोलती बंद करवा देता है कि चुप हो जा। फिर दोनों साथ में बैठ जाते हैं, जहाँ येंग तो खुद ही सीना को बताने लगता है कि मैं ना यहाँ
पे एक गेमिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया था। मैंने उनसे 7 प्लेयर के बारे में बहुत पूछा मगर उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया, तो मैंने भी साइन करने से इनकार कर दिया। जिसपे सीना पूछती है तो इसका मतलब तुमने साइन नहीं किया। तो वो उदास होकर कहता है करना पड़ा ना यार, एक वही 7 प्लेयर तो है जिसपे मेरा दिल आ चुका है और एक गेम ही है जहाँ पे मैं 7 प्लेयर से मिल सकता हूँ, इसलिए साइन कर दिया। पर वो लोग बड़े कमीने हैं, मैंने इतनी मिन्नतें की, इतनी धमकी दी, कोई असर नहीं हुआ उनपे। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कुछ उस 7 प्लेयर के बारे में। उधर सैम को पता चल जाता है दोस्तों कि कैटी का वीडियो तो लाइब्रेरी के सर्वर से अपलोड किया गया था। वो लाइब्रेरी में जाकर वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है और पता चल जाता है कि वो वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि जैनी ने ही अपलोड किया था। इसीलिए सैम जैनी को पकड़ता है। अब स्टार्टिंग में तो वो इनकार कर देती कि आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, पर फिर वो एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ मैंने ही वो वीडियो अपलोड किया था, पर मेरा मकसद ये नहीं था कि लोग कैटी को कैट किलर कहें। मैं तो बस ये दिखाना चाहती थी कि कैटी ने जख्मी कैट की मदद नहीं की बस। दरअसल मैं कैटी से नाराज थी और मैंने ये काम बस उसे थोड़ा परेशान करने के लिए किया ताकि वो भी मेरे पास आ जाए, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताए जैसे मैं अपनी हर प्रॉब्लम उसे बताती हूँ। पर वो तो पता नहीं खुद को क्या समझती है, खुद उसके पास लाख प्रॉब्लम भी होंगे ना तो मुझसे सहारा नहीं मांगती। शायद वो मुझे उल्लू समझती है, उसे मेरे पे यकीन नहीं है कि मैं भी उसकी कोई मदद कर सकती हूँ। और दोस्तों तब सैम जैनी को समझाता है कि तुम इतने साल कैटी के साथ रहकर भी अच्छी तरह से उसको समझ नहीं पाई। वो बाहर से जितनी कठोर है ना अंदर से उतनी सॉफ्ट है। फिर हम मैक्स को देखते हैं दोस्तों जो कि कॉलेज आता है और येंग से मिलकर अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहता है कि यार मुझे पैसे चाहिए हॉस्पिटल बिल क्लियर करने के लिए, क्या तुम अपने डैड से कहकर मेरे पैसे मुझे दिलवा सकते हो। तो येंग कहता है देख मेरा बाप बहुत ही चिंती है, वो मुझे मेरी पॉकेट मनी तो देता ही नहीं, तुम्हारे लिए वे पैसे तो कहाँ से ही देगा। तभी मैक्स की नजर कैटी पे पड़ती है तो वो कैटी से मदद मांगता है, पर बेचारी वो भी तो टेंशन में है, इसलिए पहले तो उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है वो। पर फिर वो कहती है कि कहो क्या बात है, और तब वो जॉय वाली सारी बातें उसे बताता है कि कैसे उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसे आईसीयू में ट्रांसफर करना पड़ा, हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा हो गया है। तो तब कैटी पूछती है एक बात बताओ, क्या जॉय की अटेंडिंग फिजिशियन डॉक्टर जियान भी वहीं थे। तो वो कहता है कि हाँ। इसके बाद तो कैटी डिलीवरी पर्सन की तरह ड्रेस अप करके खुद जाती है डॉक्टर जियान के एरिया में और लोगों से उनके घर का एग्जैक्ट पता पूछने लग जाती है। तो पहले तो बड़ी मुश्किल से घर का एड्रेस पता चलता है, मगर आज सुबह ही डॉक्टर जियान अपना घर छोड़कर कहीं चले गए और इसके बारे में उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी कुछ नहीं बताया। अब इससे पहले दोस्तों कैटी डॉक्टर जियान के बारे में थोड़ी और पूछताछ करती, उसे उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आ जाता है। वो उसे घर बुलाती है क्योंकि घर पे स्टूडेंट प्रेसिडेंट नीना आई हुई थी। वो कैटी की ग्रैंड माँ का साइन लेना चाह रही थी एक पेपर पर, ये कहते हुए कि कैटी ने जो घिनौना काम किया है उसकी सजा से उसे बचाने के लिए हम एक अपील सबमिट करने वाले हैं और ये कैटी की पहली मिस्टेक थी, इसलिए उसे कॉलेज से बाहर ना निकाला जाए, बस इसी के लिए। अब जैसे ही कैटी को पता चलता है कि अच्छा ये हो रहा है मेरे लिए, तो कैटी तुरंत ही अपने घर आ जाती है और अपनी ग्रैंड माँ से कहती है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद वो नीना को बाहर ले जाकर कहती है कि मैंने तुम्हें फोन किया था कि कॉलेज में मेरे साथ जो कुछ भी होता है उसको लेकर मेरी फैमिली मेंबर्स को परेशान करने की जरूरत नहीं है और मैंने तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगी, बिना मतलब की हेल्प मत करो मेरी, जो होगा देखा जाएगा। वहीं दोस्तों मैक्स गया होता है जॉय के ग्रैंड माँ के घर, जो काफी बूढ़ी है, वैसे उन्हें तो अब ठीक से सुनाई भी नहीं देता। वो मैक्स को देखती है तो उससे पूछती है मेरे दोनों पोते का कोई अता पता नहीं है, हैरी और जॉय दोनों में से किसी ने कॉल तक नहीं किया, सब ठीक तो है ना। तो मैक्स उन्हें फुसलाता है कि हाँ ग्रैंड माँ सब ठीक है, वो क्या है ना आजकल वो लोग काम में काफी ज्यादा बिजी हो गए इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे, बस उन्हें एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है इसीलिए उन्होंने मुझे घर भेजा है। तो ग्रैंड माँ जो कि घर के बाहर उस वक्त काम कर रही होती है वो कहती है जाओ जाकर खुद ही डॉक्यूमेंट्स ले लो, तुमसे क्या छिपा हुआ है। पर दोस्तों वो ग्रैंड माँ के पास किसी और ही मकसद से आया था। वो डॉक्यूमेंट की जगह ग्रैंड माँ के कुछ जमा किए हुए पैसे चुरा कर निकलने लग जाता है और तब ग्रैंड माँ उसको टोकती है और बताती है सुनो मेरे पड़ोसी का लड़का भी तुम लोगों की एज ही का था, पर देखो उसकी तो शादी और बच्चे सब हो गए, पता नहीं तुम कब मुझे पोता पोतियों का मुंह दिखाओगे। मैंने तो कुछ पैसे जमा भी करके रखे हुए हैं तुम तीनों की शादी में देने के लिए। ये सुनकर दोस्तों मैक्स इमोशनल हो जाता है, वो दोबारा घर में किसी बहाने से घुसता है और ग्रैंड माँ के जो पैसे उसने लिए थे उन्हें वापस उसी तरह रख देता है। इसी के साथ ही उसके वॉलेट में जो उसके खुद के पैसे थे उसे भी दोस्तों टेबल पर रख देता है ताकि ग्रैंडमा की कुछ मदद हो जाए। वहीं सैम जैनी को लेकर जाता है कॉलेज के नजदीक कैट हेल्प सेंटर में। वहाँ वो कैटी की वीडियो दिखाकर उनसे पूछता है क्या कैटी कॉलेज के स्टार्टिंग वाले दिन किसी जख्मी कैट को लेकर आई थी। तो वहाँ की स्टाफ हाँ कहती है और सारी बातें डिटेल में बताती है कि कैसे कैटी ने कैट के इलाज के लिए अपने पॉकेट से पैसे भरे थे। और दोस्तों अब ये बातें जानकर कि कैटी ने पहले एक कैट का इलाज करवाया था अपने पैसों से, जैनी का नजरिया बदल जाता है कैटी के प्रति। उसे कैटी का सॉफ्ट साइड याद आ जाता है कि कैसे हाई स्कूल के दिनों में कुछ बच्चे जब मुझे बुली किया करते थे तब कैटी ने मुझे बचाया था। और इससे होता यह कि जैनी के दिल में जो कड़वाहट भरी थी ना कैटी के लिए वो दूर हो जाती है। और सैम ने कैट हेल्प सेंटर की वीडियो भी बना ली थी और कैटी के वायरल वीडियो के पीछे जो सच्चाई थी वो सभी को पता चल जाती है, जिससे कैटी का सस्पेंशन रुक जाता है, मतलब अब उसको कॉलेज से बाहर नहीं निकाला जाएगा
जाएगा क्योंकि सच्चाई आ चुकी है कि कैटी हेल्प करती है सभी की। उसने पहले भी बिल्लियों को बचाया था। अब नीना को जब उसकी एक फ्रेंड वो वीडियो दिखाती है ना, और उसमें नीना जब सैम की वॉइस पहचान लेती है तो उसे थोड़ा हर्ट होता है कि सैम कैटी की कितनी परवाह करता है बताओ। अब रात हो जाती है तो कैटी मैसेज करके सैम को मिलने के लिए बुलाती है कॉलेज कैंपस में, जहाँ वो सैम को बताती है कि डॉक्टर जियान अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उन्होंने हॉस्पिटल से भी रिजाइन कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें भी पता चल गया था कि हम उन पे शक कर रहे हैं, और मुझे अब तो लग रहा है कि हमने उस दिन जो अपने दिमाग का टेस्ट करवाया था कि हमारे दिमाग में कोई चिप है कि नहीं, और उसमें जो नेगेटिव रिजल्ट आया था वो पक्का डॉक्टर जियान के कारनामे होंगे। उन्होंने पक्का रिपोर्ट को बदल दिया होगा। हो सकता है कि हमारे दिमाग में सच में कोई चिप लगी हो, और इसका पता हमें किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर जांच करवाने पर ही पता चलेगा। ये दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं दोस्तों कि कॉलेज का गार्ड आकर इनको कह जाता है कि देखो ये लैला मजनू की स्टोरी मत करो, यहाँ चलो घर जाओ। तो सैम उनको क्लियर करने की कोशिश करता है कि देखिए आप ये गलत समझ रहे हैं, मगर कैटी उसको शांत रहने को कहती है क्योंकि उसे लोगों के ओपिनियन से फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी। फिर हम मैक्स को देखते हैं जो कि अकेला शराब पी रहा है और उसे अपने दोनों दोस्तों की बड़ी याद आ रही होती है। वो उनके साथ पार्टी करना बहुत ही मिस करता है, इसलिए बेचारा याद करते करते रोने भी लग जाता है। इसके बाद जो जहाँ जहाँ पे थे सभी फिर से 19th फ्लोर गेम में पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये वही स्प्लिट विलेज वाला गेम है अभी भी जो क्लियर नहीं हो पाया है पूरी तरह से। तो इस बार तो एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलता है। सारे प्लेयर्स कॉफिन में मोटी मोटी चेन और रस्सियों से बंधे होते हैं, पर कॉफिन का ढक्कन खुला हुआ है और इस बार पावर थी जेनी के हाथ में। लास्ट टाइम सबने उसे कमजोर समझकर कॉफिन में डाल दिया था, है ना दोस्तों। इसीलिए कॉफिन की डीमन ने उसे एक स्पेशल एक तरफ से पावर कह दो वो दे दी कि अब वो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी प्लेयर की जान ले सकती है। और गेम के इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए जेनी की आंखें दोस्तों बिल्कुल डीमन की तरह ब्लैक हो चुकी हैं और रियल डीमन जेनी का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही है कि जो तुम्हें कमजोर समझता है उसे मारकर अपने आप को मजबूत करो, साबित करो, यही मौका है। डीमन ने जेनी को एक धारदार नाइफ दिया होता है, बिल्कुल पहना। उसे देखकर मैक्स जेनी का मजाक उड़ाने लग जाता है कि ये कमजोर सी दिखने वाली भला किसी को क्या ही मारेगी, जिससे वो डीमन दोस्तों जेनी को बहकाने लग जाती है कि इसे ही मारकर खुद को पावरफुल साबित करो, मार दो। और जब जेनी मैक्स की ओर बढ़ने लग जाती है ना तो मैक्स की हो जाती है हालत खराब और वो गुस्से में जेनी को धमकाने लग जाता है कि अगर तुमने मुझे हल्का सा टच भी किया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुमको, जिससे जेनी घबरा जाती है। और तब डीमन उसको फिर हिम्मत देती है कि नहीं नहीं तुम मारो उसे। साथ ही वो डीमन उसको डराती भी है कि अगर तुम मैक्स को नहीं मारोगी तो तुम कैटी को कैसे बचा पाओगी। बिना किसी एक प्लेयर के मरे ये गेम कंप्लीट नहीं होगा और सारे के सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे, इसलिए किसी एक को मारना ही होगा। जिससे दोस्तों जेनी को मैक्स में वो लड़का दिखाई देने लग जाता है जो कि हाई स्कूल के दिनों में उसे बुली किया करता था। यानी मतलब उसको लगता है कि यही मुझे बुली किया करता था, इसीलिए वो उसको जान से मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और तभी दोस्तों कैटी बीच में आकर उस लड़की की तरह बोलने लग जाती है जो हाई स्कूल के टाइम पे जेनी को बुली किया करती थी कि तुम कमजोर हो, तुम किसी के लायक नहीं हो, तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। और ये सारी चीजें बोल बोल कर दोस्तों उसने जेनी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया होता है और मैक्स की जान बच जाती है। साथ ही वो अपने हाथ भी खोलने में लगी होती है और कहती है कि तुम्हें तो हमेशा किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है ना, तुम कभी खुद से कुछ कर नहीं पाती। जब भी कुछ होता है कैटी के पास रोते रोते चली आती हो, कैटी बचा लो मुझे। और दोस्तों अब इन सारी बातों से नाराज होकर जेनी कैटी को स्टेप करने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि अब उसको कैटी में वही बुली करने वाली लड़की नजर आ रही है। फिर किसी तरह से कैटी अपना हाथ खोलती है और जाकर जेनी को हक कर लेती है। वो जेनी को होश में लाने की कोशिश करती है कि तुम तो कितनी रहमदिल इंसान हो, भला तुम किसी की जान कैसे ले सकती हो, मुझे माफ कर देना, मैंने अभी अभी जो कुछ भी बोला वो सही नहीं है, तुम सच में बहुत ही प्यारी इंसान हो और मैंने हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड माना है तुम्हें। और फाइनली दोस्तों जेनी होश में आ जाती है, उसके आईज नॉर्मल हो जाते हैं और वो पीछे हट जाती है तो देखती है कि उसके चाकू पे खून लगा हुआ है। दरअसल दोस्तों कैटी ने जानबूझकर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। पता है जब वो जेनी के गले लगी थी हल्का सा नाइफ कैटी के पेट में स्टैब हो गया था और ये देखकर अब जेनी माफी मांगने लग जाती है कि मैंने देखो जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा, मैं तो तुम्हें बचाना चाहती थी। पर इससे पहले दोस्तों कैटी को कुछ होता जेनी उसी चाकू से अपना गला काट कर खुद की जान दे देती है यार, जिससे ये गेम तुरंत ही कंप्लीट हो जाता है। और कैटी जब रियल लाइफ में जागती है ना दोस्तों तो देखती है कि सीना तो पहले से ही जेनी को जगाने की कोशिश कर रही है, जिससे कैटी को समझने में देर नहीं लगती कि सीना ही 7th प्लेयर है। और जब वो सीना को कन्फ्रंट करती है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है, पर ये बात किसी और को बताने से मना भी करती है वो। इसके बाद तुरंत ही कैटी एम्बुलेंस बुलाकर जेनी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। ये इस बार ग्वांगमिंग हॉस्पिटल नहीं जाते बल्कि किसी दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ जाने पे पता चलता है कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जेनी कोमा में चली गई है। साथ ही अच्छे से चेकअप करवाने के बाद दोस्तों इनको पता चल जाता है कि जेनी के दिमाग में एक चिप लगी हुई है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि इसका मतलब कि हमारे दिमाग में भी कोई ना कोई चिप लगी होगी। और जब वहाँ के डॉक्टर से
चिप रिमूव करवाने के बारे में पूछते हैं तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि हम चिप निकाल तो देंगे, मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि जहाँ ये चिप लगाई गई थी वहीं से निकलवाओ इसको, वरना हल्की सी भी ऊंच नीच हुई तो पेशेंट दोबारा होश में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। इसके बाद सैम के फोन पे टाइनजी गेमिंग कंपनी के बॉस का फोन आता है, जिसका अभी तक फेस रिवील नहीं किया गया है दोस्तों सीरीज में, और वो सैम से कहता है कि अगर तुमने चिप रिमूव करवाने की कोशिश की तो प्लेयर की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन अगर तुम लोग मिलकर ये पूरा गेम कंप्लीट कर लेते हो तो मैं वादा करता हूँ सारे प्लेयर्स को कोमा से बाहर मैं निकालूंगा। और ये सारी बातें सैम अपने मोबाइल को स्पीकर पे रखकर बाकी प्लेयर्स को भी सुनाता है, जिससे ये लोग भी फैसला करते हैं कि हम आगे भी इस गेम को खेलेंगे और पूरे गेम को फिनिश करके सारे प्लेयर्स के माइंड से वो चिप निकलवा कर उन्हें नॉर्मल लाइफ में जीने लायक बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी तक हैरी का तो कोई अता पता ही नहीं चला, वहीं ज्वाई अभी भी कोमा में है, जिससे मैक्स ऑलरेडी काफी परेशान है। इससे भी ज्यादा वो इस बात से परेशान था कि अगर इनके ग्रैंडमा को इस उम्र में ये सब पता चलेगा कि इनके ये बच्चे इस तरह गायब हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और अब तो जेनी भी चली गई है कोमा में और उसकी मॉम का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हालांकि उनको जेनी के कोमा में जाने का रियल रीजन तो पता ही नहीं है, मगर वो फूट फूट कर रो रही है और तब कैटी को ही जेनी की मॉम को संभालना पड़ता है। जेनी की मॉम कैटी का शुक्रिया अदा भी करती है कि तुमने मेरी बेटी में हिम्मत जगाई। वो पहले सभी से डरी डरी रहती थी लेकिन अब उसमें हिम्मत आई थी, लेकिन देखो क्या हो गया। अब यहाँ डॉम में आने पे दोस्तों कैटी को जेनी का एक लेटर मिलता है डेस्क पे, जिसमें उसने अपनी गलती कबूल की थी कि मैंने ही तुम्हारी वीडियो वायरल की थी और उस गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जिससे दोस्तों कैटी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो जेनी के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को मिस करने लगती है। सेम हाल मैक्स का भी होता है, वो भी अपने दोनों दोस्तों को बहुत मिस करता है, इसीलिए वो गुस्से में पहुंच जाता है उस जुए के अड्डे पे जहाँ पे येंग के डैड जुआ खेला करते थे। पहले तो वो इज्जत से पैसे मांगने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानते ना तो बात फिर मार पीट पे आ जाती है दोस्तों। और पता है येंग के डैड मैक्स पे भारी पड़ जाते हैं, वो मैक्स को बुरी तरह से पीट पीट कर लगभग खत्म कर देते हैं उसको, और वो तो तब आसपास के लोग आते हैं बचाने के लिए। फिर हम मिनी को देखते हैं जो 19th बिल्डिंग के पास से गुजर रही है और तब उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो तुरंत ही वहां से भाग जाती डरकर। तो जब वो कुछ पार्सल्स लेकर अपने डॉम में जाती है तो देखती है कि कैटी और सिना पहले से वहाँ मौजूद हैं और कुछ तो आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल चुप हो गए मुझे देखते ही। फिर जब मिनी दोस्तों उनसे हेल्प मांगती है ना बॉक्सेस उठाने में, तो वो उसकी हेल्प भी नहीं करते। मिनी को थोड़ा ऐसा फील होता है कि इनको हो क्या गया। इधर सिना येंग को कैंटीन में उदास बैठा हुआ देखती है तो उसके पास पहली बार वो खुद से जाती है और बातें करने की कोशिश करती है, मगर येंग बड़ी टेंशन में होता है और अपनी टेंशन के बारे में सिना से कुछ भी शेयर नहीं करता, जिससे सिना को येंग की फिक्र हो जाती है कि आखिर बात क्या हो गई। वो फिर बास्केटबॉल ग्राउंड तक येंग का पीछा करती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। येंग को लगता है ये सीना कहाँ से ही बास्केटबॉल खेल पाएगी, इसीलिए वो हाँ कर देता है, मगर सीना उससे बड़ी ही आसानी से हरा देती है और फिर उसकी परेशानी के बारे में उससे पूछती है। तो वो बताता है कि मुझे 7th प्लेयर की फिक्र हो रही है, अगर मैं दोबारा गेम खेलता हूँ तो मेरी जान को खतरा है और अगर नहीं खेलता हूँ तो मैं उसे खो दूंगा। ऊपर से मुझे उसे इस गेम के रिस्क के बारे में भी तो बताना है। जिसपे सीना पूछती है कि तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों करते हो, तो वो तो 7th प्लेयर की जी खोलकर तारीफें करता है। अब अपनी तारीफ सुनकर, क्योंकि ये 7th प्लेयर तो सीना ही है, अब अपनी तारीफ सुनकर सीना हल्का हल्का ब्लश भी करती है और वो किसी तरह खुद को रोकती है। दूसरी ओर अंकल लिन भी दोस्तों जेनी के लिए बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि वो तो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। साथ ही गेम में लिन की जेनी ने काफी केयर भी करी थी, इसीलिए दोस्तों अंकल लिन मीटिंग में जाते हैं जो कि सैम और कैटी ने बुलाई थी और वो कंफर्म होना चाहते हैं कि कौन कौन ये गेम बिल्कुल लास्ट तक खेलना चाहता है। पर इस मीटिंग में अभी तक मैक्स और येंग नहीं आए थे, क्योंकि पता है दोस्तों मैक्स येंग को अगवा करके एक बंद पड़ी फैक्ट्री में लेकर चला गया था, जहाँ उसने येंग को चेयर से बांधा होता है और बताता है ये मेरे दोस्त की बंद फैक्ट्री है, यहाँ तुम चाहे कितनी भी जोर से चिल्ला लो कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आने वाला। और हाँ दोस्तों येंग को अगवा इसीलिए किया था मैक्स ने ताकि वो येंग के डैड से अपने पैसे निकलवा सके और उन पैसों से मैक्स ज्वाई के जो हॉस्पिटल बिल्स हैं उन्हें क्लियर कर सके। पर जब वो येंग के डैड को धमकाने के लिए कॉल करता है तो वो तो उसकी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं। उसका डैड तो अपने जुआ खेलने में बड़ा बिजी होता है और येंग खुद भी दोस्तों अपने डैड को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, मगर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके डैड सोचते हैं कि ये पक्का पॉकेट मनी के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, जिसपे मैक्स येंग से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारा असली बाप है। और मैक्स गुस्से में दोस्तों येंग को ना चाहते हुए भी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है ताकि उसकी बातों को येंग के डैड सीरियसली ले ले। पर तभी कॉल आने लगता है। मैक्स को लगता है कि ये कॉल तो येंग के डैड का ही होगा। वो फटाफट बक देता है कि मुझे मेरे सारे पैसे आज ही की आज चाहिए, वरना मैं तुम्हारे बेटे येंग को खत्म कर दूंगा, वरना इस लोकेशन पे इतने बजे इतने सारे पैसे लेके पहुंच जाना। पर पता है दोस्तों दूसरी ओर कॉल पे सैम था, वो तो हैरान हो जाता है और पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, पर तब तक मैक्स ने कॉल काट दिया था।
इसलिए सैम सारी बातें अंकल लिन और कैटी को बताता है और मैक्स के दिए हुए एड्रेस पे चले जाते हैं। और मैक्स ने इनको एक स्पा के वेटिंग एरिया में बुलाया था, इसीलिए सैम अपना क्रेडिट कार्ड देता है कैटी को और कहता है अगर मैक्स आए तो उसे ये दे देना, तब तक मैं जरा अंदर से होकर आता हूँ। और जब वो अंदर जाता है दोस्तों तो मैक्स और येंग दोनों ही स्पा में लेटे हुए दिखते हैं। वो दोनों यहाँ सैम और लिन को देखकर बिल्कुल हैरान और उनके साथ बाहर आ जाते हैं, जहाँ मैक्स को सैम का क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है, मगर वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। वो कहता है ये मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए, मुझे अपने पैसे चाहिए जो कि येंग के डैड के पास पड़े हुए हैं। तो तब येंग कहता है कि ठीक है, तुम इस क्रेडिट कार्ड से पैसे ले लो जितनी तुम्हें जरूरत है और मैं बाद में सैम को पे कर दूंगा। मगर मैक्स नहीं मानता और चला जाता है वहाँ से। अब येंग सेफ था तो वो भी चला जाता है। तो लिन कहता है कि मुझे भी कैंटीन का कुछ काम है, मैं जाकर करके आता हूँ। और अब बच जाते हैं दोस्तों कैटी और सैम। ये दोनों ही एक दूसरे को बताते हैं कि थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर जियान को एक आदमी के साथ देखा। वो दूसरा आदमी कौन था ये तो नहीं पता, पर डॉक्टर जियान हमसे छिपने की कोशिश कर रहे थे। और सच में दोस्तों डॉक्टर जियान ने इनको नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो बिना स्पा लिए ही चुपके से निकल जाता है। इधर हम मिनी को देखते हैं। उसने जो पार्सल्स रिसीव किए थे ना, उन्हें वो खोल कर देखती है तो उसमें टाइएनजी टेक्नोलॉजी का गेमिंग का इन्विटेशन मिला होता है। उसमें VR हेडसेट भी है, जिसे पाकर मिनी बड़ी खुश और पहनकर ट्राई भी कर लेती है। दूसरी ओर येंग जाता है अपने डैड के पास और वहाँ पे खूब तमाशा करता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम तो अगवा हो गए थे ना, फिर वापस कैसे आ गए? मैं भी तुम्हारा बाप हूँ बेटा, तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी तरकीबों को। और तब येंग खुल्लम खुल्ला सबके सामने कहता है कि डैड आपको मैक्स के पैसे लौटाने चाहिए, समझे, उसको जरूरत है उसकी। तो जब उसके डैड कहते हैं कि देखो बेटा ये सब पैसों का लेन देन बड़ों का काम है, तुम बीच में मत पड़ो। येंग भड़क जाता है कि आपके मुंह से ये मॉरल्स की बातें अच्छी नहीं लगती, दूसरों का पैसा खाकर चुपचाप बैठे हुए हो और लौटाने का नाम नहीं ले रहे। इससे उसके डैड को भी आ जाता है गुस्सा कि बाप से ऐसे बात की जाती है। और फिर येंग भी गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है दोस्तों कि आप मेरे डैड हो ही नहीं, वरना आप मुझे बचाने जरूर आते, जब देखो तब जुआ खेलते रहते हो, यही आपका परिवार, ये जुएडी। तो येंग के पीछे पीछे दोस्तों मैक्स भी वहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ का सीन देखकर येंग को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। तो येंग के डैड कहते हैं कि ये सब तुम दोनों की मिली भगत है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। अब येंग के डैड तो उसको मारने भी आते हैं। तो येंग कहता है थोड़ा मोड़ा क्या मारना, मुझे जान से मार दीजिए, वैसे भी आपको बेटे से कोई मतलब है नहीं। इनके बीच में दोस्तों काफी कहासुनी होती है और आखिर में येंग अपने डैड से रिश्ता तोड़ देता है और फिर मैक्स उसे सपोर्ट करने के लिए खिलाने पिलाने लेके जाता है। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है पेमेंट रिसिप्ट का, जिसको देखकर मैक्स खुशी के मारे बिल्कुल बावला हो जाता है और वो पब्लिक के सामने येंग के गालों पे पप्पी ले लेता है, जिससे येंग थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है क्या कर रहे हो यार। तब वो उसे बताता है कि आज मैं बहुत दिनों के बाद थोड़ा खुश हूँ और उसकी वजह तुम हो, तुम्हारे डैड ने मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं पैसे, आज से तुम मेरे छोटे भाइयों, देखना गेम में मैं तुम्हारी कैसे प्रोटेक्शन करता हूँ। फिर हम सैम और कैटी को देखते हैं जो कि थोड़े अपसेट हैं कि आज तो डॉक्टर जियान हाथ लगते लगते बच गया। वहीं सैम कहता है कि जियान के साथ जो एक आदमी था ना, उसके हाथ पे एक मोटा सा तिल था, ऐसा लग रहा है जैसे वो तिल मैंने पहले कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा, और मैं तो उस आदमी का चेहरा भी नहीं देख पाया, बस पीछे से देखा मैंने। तभी दोस्तों येंग और मैक्स हंसते खिलखिलाते हुए यहाँ पे आ जाते हैं और अपनी मर्जी बताते हैं कि हम गेम में लास्ट तक बने रहेंगे। अब इन दोनों का भाईचारा देखकर सैम और कैटी तो बिल्कुल हैरान। वो इसके पीछे की वजह पूछते हैं तो मैक्स बता देता है कि येंग के डैड ने सारे पैसे लौटा दिए हैं, अब मैं आराम से जॉय के हॉस्पिटल का बिल पे कर पाऊंगा। चलो रात हो गई है, अब सीधे गेम में मिलते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं मिनी को जो कि डेली की तरह अपने फोन पे लाइव स्ट्रीमिंग करने की तैयारी करती है। तभी उसे याद आ जाती है सुबह की एक डिलीवरी पर्सन जो कि मिनी को जानता था, वो कुछ डिलीवर करने के लिए कॉलेज आ गया था। उसने मिनी को जब देखा था ना तो उसे हाई किया था, पर उसे फुल इग्नोर कर दिया मिनी ने। अब वो लड़का कौन था ये तो अभी हमें नहीं पता और मिनी उसी के बारे में सोचती है, अचानक याद आता है ना इसीलिए। लेकिन ये क्या, याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे वो पहुंचकर अपना लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और तभी उसके फोन में 19th फ्लोर गेम का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों सीरीज का 4th पार्ट यहीं पे खत्म। वो स्प्लिट विलेज वाला गेम का लेवल तो अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब देखना होगा आगे कौन सा इंटरेस्टिंग गेम इनको खिलवाया जाता है और उसमें क्या क्या होता है। मिनी का तो ये पहला गेम होने वाला है, उसे समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, पर दिक्कत यह है दोस्तों उसका गेम लेवल 1 से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि इन्हीं लोगों के साथ शुरू होगा। इन्हें तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी करने के लिए अपना फोन खोला था, मगर उसके फोन में अचानक से 19th फ्लोर का काउंटडाउन शुरू हो गया था। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ ही देर में मिनी भी खुद को एक अजीब सी लिफ्ट में पाती है जिसमें सिर्फ 19th फ्लोर का ही बटन होता है। जब वो उसको दबाती है तो एक मेले के ग्राउंड में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, जहाँ पे उसको पहले से मैक्स, सैम, येंग, कैटी, अंकल लिन और सीना वगैरह दिखाई देते हैं। मैक्स उनको यहाँ की रियलिटी समझाने की कोशिश करता है तो उसकी बातों को मिनी पहले तो मजाक में लेती है और उसके सर पे भी मार देती है, फिर कहती वाओ ये सपना तो बिल्कुल रियल लग रहा है। तब येंग बताता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि गेम है
तुमने टाइनजी का VR हेडसेट लगाया था ना? वो कहती है हाँ आज दोपहर में लगाया था। पर तुम्हें कैसे पता? तब वो बताता है कि हम सब ने भी लगाया था। ये गेम सच में बहुत ही खतरनाक है, तुम जरा संभाल कर खेलना। तभी कैटी कहती है कि और जो जो हम करें तुम भी वो सब करना। इस पे मिनी मन ही मन कहती है कि ये तो यहाँ भी अपनी धमक चला रही है, क्योंकि दोस्तों इनमें अच्छी बातें मतलब इनकी बनती नहीं आपस में। अब ये सभी जाते हैं एक बड़े से सर्कस के टेंट में, जहाँ पे एक विशालकाय सा लकड़ी का पुतला खड़ा होता है कि आप सभी का हैप्पी वर्ल्ड में स्वागत है। आप सभी आगे बढ़िए और सेंट्रल कार्ड बॉक्स के सामने खड़े हो जाइए। एक प्लेयर एक ही कार्ड उठा सकता है। इन सभी के सामने दोस्तों एक एक कार्ड फेंके जाते हैं, वो भी उल्टे, जिसको सीधे करने पे इन्हें अपने कार्ड पे एक एक नंबर देखने को मिलता है 1 से 7 के बीच। और यहाँ पे 7 केज भी है, यानी बड़े से लोहे और कांच के बने हुए पिंजरे, जिनके पास जिस नंबर का कार्ड होता है उसे उसी केज में जाना पड़ जाता है। अब मैक्स को मिला होता है 1 का, लिन को मिला होता है नंबर 2, मिनी को नंबर 3, सैम को 4, कैटी को 5, सीना को 6 और यंग को 7। मिनी को तो समझ ही नहीं आता कि अगर ये सपना नहीं है तो ये लोग गेम में इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या ही हो जाएगा हारने पे? पर दोस्तों अभी गेम के बीच में किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो पूरी स्टोरी मिनी को बताए। वो बस उसको सेफली ये गेम खेलने को कह देते हैं कि अपनी जान बचा के रखना। तो केज के अंदर मैक्स देखता है एक छोटी सी टॉय ट्रेन और रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है। वो इसी बारे में अपने बगल में येंग से पूछता है, क्योंकि उसके बगल वाले केज में येंग होता है। लेकिन पूछेगा कैसे? कांच का केज होने की वजह से अंदर की आवाज बाहर जाती नहीं, यानी ये आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते। इन्हें बस इशारे में ही एक दूसरे को अपनी बात समझानी होगी। तभी सभी के केज के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि इस गेम का नाम है ब्लू मी अप। ये जो टॉय ट्रेन है छोटी सी, उसमें बॉम्ब है। ट्रेन अपने आप चलती रहेगी और जैसे उसका टाइम खत्म हो जाएगा वो जिस भी केज में होगी वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा और वो प्लेयर एलिमिनेट। मैक्स का केज क्योंकि नंबर 1 है दोस्तों, इसीलिए उसी के केज में ट्रेन होती है। टाइम 3 मिनट का होता है और जैसे गेम शुरू होता है ना, मैक्स ट्रेन की चाबी भरना शुरू कर देता है और फिर उसको ट्रैक पे रख देता है, जो कि जाकर रुकती है सीधे अंकल लिन के केज में। वही टाइम बचा हुआ था, इसीलिए वो भी ट्रेन की चाबी भरते हैं और छोड़ देते हैं। वहीं सैम और कैटी इशारों में बात करके हिसाब लगा रहे होते हैं कि टॉय ट्रेन का टाइम आखिर कहाँ पे खत्म होगा, कैसे होगा। ये मतलब काफी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि किस तरह हम बच पाएंगे। उधर अंकल लिन ट्रेन में चाबी भर के ट्रैक पे रख देते हैं दोस्तों, तो वो टॉय ट्रेन फिर मिनी के केज में जाके रुक जाती है। अब मिनी को तो यकीन होता ही नहीं कि इतनी छोटी सी ट्रेन में बॉम्ब हो सकता है। जरूर ये डराने के लिए ऐसा कह रहे होंगे, ये वो सोच लेती है। फिर भी ये गेम है तो वो भी ट्रेन को उठाकर चाबी भर के उसे वापस रख देती है, जिससे ट्रेन फिर से चल पड़ती है और जाकर रुक जाती है सैम के केज में। सैम भी चाबी भर के ट्रेन को वापस ट्रैक पे रख देता है। इसके बाद थी बारी कैटी की, पर तभी उसकी नजर पड़ती है कि मेरे बाद तो सिना की बारी है और वो अपने दिल पे एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से टाइम को कैलकुलेट कर रही है। जिस तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, उसी तरह से वो अपनी हार्ट बीट को आराम आराम से 1 मिनट में 60 बार धड़क कर टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही है। इसमें उसका तलवारबाजी स्पोर्ट्स का माइंडसेट काम आ रहा है दोस्तों। पर इन्हें नहीं पता था ना कि ये चाहे जितनी भी कैलकुलेशन क्यों ना कर ले, इस गेम को ये नहीं समझ सकते। क्योंकि जैसे कैटी चाबी भर के ट्रेन को छोड़ती है, ट्रेन सीना के केज की ओर जा रही होती है और तभी विशाल का कठपुतली कहता है कि बाउंस बैक। उस वक्त टॉय ट्रेन दोस्तों कैटी और सीना के केज के ठीक बीच में थी। वहाँ पे एक छोटी सी कठपुतली भी थी वैसे। वहीं पे बाउंस बैक होता है और ट्रेन अपने ट्रैक से थोड़ी ऊपर आकर घूम जाती है और वापस से कैटी के केज की ओर चली जाती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। किसी को समझ नहीं आता कि ये घूमी कैसे। वहीं कैटी चाबी भर के ट्रेन को ट्रैक पे रख देती है, जिससे ट्रेन फिर से चल जाती है सैम के पास, फिर मिनी के पास और फिर अंकल लिन के पास और उसके बाद मैक्स के पास। तो इस दरमियान दोस्तों कैटी और सैम को समझ आ जाता है ये गेम, इस गेम का नाम था ब्लू मी अप। यानी इसमें जहाँ पे बाउंस बैक हुआ था वहाँ पे एक छोटी सी कठपुतली थी, तो ट्रेन को वहीं पे ब्लास्ट होना था ताकि कठपुतली मारी जाए और प्लेयर्स बच जाए। अब सभी ने अभी तक सही से चाबी भरी थी दोस्तों। अगर ऐसा चलता रहता तो मैक्स के बाद ट्रेन जाती येंग के पास और फिर सिना के पास और आखिर में बाउंस बैक वाली जगह पे जाकर टाइम खत्म हो जाता। पर ये बात मैक्स को पता नहीं थी। वो टाइम खत्म होते देखकर काफी घबरा जाता है और चाबी भर के जब वो ट्रेन को वापस ट्रैक पे रखने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से ट्रेन छूट जाती है और फिर से सही से ट्रेन को ट्रैक पे रखने में वो काफी टाइम ले लेता है, जिससे दोस्तों टाइम बर्बाद हो गया था। और जैसे ट्रेन येंग के केज में पहुंच जाती है तो उसके पास थोड़ा सा वक्त होता है, मगर वो जान गया था कि आगे 7th प्लेयर का केज है और उतना टाइम बचा नहीं है कि वो चाबी भर के अपने केज से ट्रेन को बाहर निकाल पाएगी। इसलिए उसे बचाने के लिए दोस्तों येंग क्या करता है पता है? वो ट्रेन में चाबी भरता ही नहीं है, उसे अपने पास रख लेता है, जिससे जल्द ही टाइम अप होता है और सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि येंग तो अब कोमा में चला जाएगा। पर जब ये देखते हैं तो हॉर्न ब्लो होकर कन्फेटी वगैरह हवा में उड़ रही है, तो येंग भी हंसने लगता है कि चलो मैं बच गया। पर ये खुशी चंद लम्हों की थी दोस्तों, क्योंकि येंग का केज जमीन के अंदर घुस जाता है और तब बाकी लोगों का केज अपने आप खुल जाता है, उसका दरवाजा मतलब, जिससे वो येंग के केज के पास जाकर रोने लग जाते हैं। मैक्स और सिना तो उस केज को वापस ऊपर खींचने की भी कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद तो सिना मैक्स से लड़ने लग जाती है कि तुमने चाबी भरने में बड़ी लेट करी, इसीलिए येंग चला गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब मैक्स उसको भी बताता है कि तुम छोटी बच्ची हो क्या,
अरे बुद्धू, तुम्हें बचाने के लिए येंग ने अपनी कुर्बानी दे दी और तुम मुझसे लड़ रही हो। अगर वो चाहता तो ट्रेन को तुम्हारे केज में भेज सकता था, मगर उसने चाबी भरी नहीं। और तब कैटी इनको लड़ने से मना करती है, बताती है ये गेम बहुत ही सिंपल है। अगर हम एक दूसरे पे भरोसा करके बिना टाइम गवाए चाबी भरते तो इस छोटी सी कठपुतली के पास होता ब्लास्ट और हम सारे बच जाते। कैटी अभी इनको समझा ही रही होती है कि तभी इनको राउंड 2 के लिए फिर से सर्कल में खड़े होने को कहा जाता है और इनके पास फिर से कार्ड्स आते हैं। इस बार नंबर 1 मिला था कैटी को, 2 सिना को, 3 मिनी को, 4 लिन को और 5th मैक्स को और 6ठा सैम को। और इतने में वो 7th केज भी ऊपर आ जाता है, पर इस बार उसमें येंग नहीं बल्कि एक कठपुतली है। और इसके बाद विशाल का एक कठपुतली बताता है कि अगर इस बार तुमने मुझे मार दिया तो ये गेम तुम लोग जीत जाओगे। पहले राउंड में जो प्लेयर एलिमिनेट हुआ था वो भी सही सलामत वापस आ जाएगा, लेकिन अगर इस बार भी तुम में से कोई एक एलिमिनेट होता है तो फिर तुम्हारा केज भी अंदर चला जाएगा। और इसके बाद दोनों एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को फाइनल एलिमिनेशन के लिए कम्पीट करना होगा और बाकी ऊपर के कई सारे प्लेयर्स इस गेम को पास कर जाएंगे। उसमें जो जीतेगा उसकी वजह से बाकी ऊपर के सारे प्लेयर्स इस गेम को पास कर पाएंगे। तो जब ये बात सारे लोगों को पता चलती है तो ये थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि चलो हमारा येंग मरा नहीं है, उसे हम अभी भी बचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड राउंड का गेम होता है शुरू। 7th केज से ही ट्रेन अपने आप स्टार्ट होती है और जाकर रुक जाती कैटी के केज में। इस बार भी ये लोग अपना खुद कैलकुलेशन बैठाते हैं कि अगर ट्रेन एक केज में 10 सेकंड्स का टाइम ले रही है तो 40 सेकंड्स में ये सीना तक पहुंच जाएगी, 100 सेकंड्स में ये 7th केज तक पहुंच जाएगी। पर दोस्तों इस बार भी इनका ये कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है कि पहले तो सीना को येंग की याद आने लग जाती है और उसकी कैलकुलेशन खराब हो जाती है क्योंकि उसका ध्यान यहाँ पे रहता ही नहीं पूरा। ऊपर से क्या हो रहा था कि ट्रेन की स्पीड भी बीच बीच में स्लो और फास्ट होती रहती थी, जिससे आखिर में ये होता है कि मैक्स के केज में जाकर ट्रेन रुक जाती है और अब टाइम बहुत ही कम बचा होता है। अगर वो चाबी भरता तो सैम के केज में जाकर ही ट्रेन का टाइम अप हो जाता, जिससे सैम एलिमिनेट हो जाता। इसीलिए मैक्स दोस्तों चाबी भरता ही नहीं, वो सोचता है कि मैं खुद एलिमिनेट हो जाऊंगा और नीचे जाकर येंग को बचाऊंगा। तो टाइम अब होते ही दोस्तों हॉर्न ब्लो होता है और फिर कन्फेटी हवा में बिखर जाते हैं। इसके बाद मैक्स का भी केज नीचे चला जाता है। बाकी लोग फिर से अपसेट होते हैं। कैटी कहती है अब येंग और मैक्स में से कोई एक ही वापस आ पाएगा। मैक्स गया तो है येंग को बचाने के लिए, लेकिन जब बात अपनी जान पे आएगी तो क्या मैक्स अपनी कुर्बानी दे पाएगा? देखते हैं क्या होता है। उधर दोस्तों जब मैक्स को होश आता है तो वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पे पाता है। वो एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म की एक साइड पे वॉल होती है, दूसरी साइड में अंधेरा, शायद वहाँ पे एक खाई है। अब उस खाई को देखकर ही मैक्स के डर के मारे हालत खराब हो जाती है, पर जब वो अपने सामने येंग को खड़ा देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है कि भाई घबराना मत, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आ चुका हूँ और चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। और तभी इन्हें फिनिश लाइन को पार करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पे ही रहता है मगर वॉल पीछे की ओर जाने लग जाती है और दूर में दोस्तों इनको एक दरवाजा दिख रहा होता है, वही इनकी फिनिश लाइन है। अब फिनिश लाइन तो ज्यादा दूर नहीं रहती, इसीलिए ये दोनों पैदल ही जाते हैं कि धीरे धीरे पार कर लेंगे। पर इनको समझ में आ जाता है कि काफी देर तक पैदल चलकर फिनिश लाइन अभी उतनी ही दूरी पे है, यानी कि एक तरफ से भ्रम हो रहा है इनको। वो दिखने में नजदीक लग रही है लेकिन बहुत दूर है, इसीलिए ये दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। ये अपनी जी जान लगाकर दौड़ते हैं मगर फिर भी कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। फिनिश लाइन अभी भी काफी दूर होती है, जिससे होता यह है कि येंग तो थोड़ा थक जाता है और वहीं रुक जाता है, जबकि मैक्स अभी भी दौड़ते जा रहा होता है। तब येंग उसको भी आवाज देता है और कहता है कि भाई तुम तो गलत भाग रहे हो, देखो फिनिश लाइन तो थोड़ी नजदीक है मगर ये तो तब हुआ जब मैंने दौड़ना बंद किया। लगता है हमें आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर जाना है, तो ये फिनिश लाइन खुद ब खुद हमारे पास आएगी, ऐसा हो रहा है। ये जानकर दोनों खुश हो जाते हैं और साथ ही में पीछे की ओर चलने लग जाते हैं दोस्तों। पर काफी पीछे तक पीछे चलने के बाद भी मैक्स को वो रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो रुक जाता है, जबकि येंग अभी भी पीछे की ओर जा रहा था। जब मैक्स रुकता है तब उसे फिनिश लाइन अपनी ओर आते हुए दिखाई देती है, जिससे दोस्तों मैक्स को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यानी इसमें ना तो दोनों को आगे जाना है और ना ही दोनों को पीछे जाना है, बल्कि ये गेम इस तरह से बनाया गया है कि इसमें सिर्फ एक ही प्लेयर जीत सकता है। इन दोनों में से किसी एक को आगे की ओर जाना होगा और दूसरे को पीछे की ओर, तभी फिनिश लाइन नजदीक आएगी। तो बहुत डरते हुए दोस्तों ये बात जब मैक्स येंग को बताता है तो वो भी घबरा जाता है कि यार ये तो गलत है। ऊपर से हर थोड़ी देर में जो वॉल है ना वो प्लेटफॉर्म की ओर खिसकती जा रही थी, जिससे प्लेटफॉर्म की चौड़ाई छोटी होती जा रही थी। अब दिक्कत ये थी कि अगर जल्दी से इन्होंने गेम नहीं जीता तो दोनों की खाई में जाकर मौत हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैक्स येंग को आगे की ओर भागने को कह देता है, पर वो नहीं मानता, वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो मैक्स उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं तो तुम्हें बचाने ही आया हूँ, मुझे मेरा काम करने दो येंग। पर येंग नहीं मान रहा होता है दोस्तों, और तब मैक्स उसको पीट भी देता है और अपनी ओर आने को मना करता है। वो कहता है देखो अगर तुम मेरी दिशा में आए ना तो मैं यहीं पे तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे। देखो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मगर हाँ मेरा दोस्त है जॉय जो कि कोमा में है। मेरे बाद तुम्हें उसका और उसकी ग्रैंडमा का ख्याल रखना होगा भाई। ये कहकर वो येंग को गिरा देता है और खुद पूरी जी जान लगाकर पीछे की ओर दौड़ने लग जाता है। हालांकि येंग भी इतना समझने के बावजूद मैक्स की ओर ही भाग रहा होता है, यानी कि पीछे तक, ताकि मैक्स एलिमिनेट ना हो। मगर क्योंकि वो थक चुका था इसलिए मैक्स की स्पीड को मैच नहीं कर पाता, जिससे होता ही है जल्दी फिनिश लाइन खुद ब खुद येंग की ओर आ जाती है और वो तो वहां से निकल जाता है, जबकि वॉल अब पूरी तरह से प्लेटफॉर्म को कवर कर लेती है
है, जिससे मैक्स खाई में गिरकर मर जाता है दोस्तों। वहीं कुछ ही देर में यंग अपने केज में बैठा हुआ ऊपर की ओर आ जाता है, मगर केज से बाहर नहीं निकल रहा होता है, क्योंकि उसको पता था कि मुझे बचाने के लिए मैक्स ने अपनी कुर्बानी दे दी और अब रियल वर्ल्ड में वो कोमा में जा चुका होगा, इसलिए वो वहीं पे बैठा रो रहा होता है। तब सैम जाकर यंग को गले से लगाता है और उसको सहारा देता है कि भाई ये होना ही था, और फिर उसके गले को लगकर यंग भी फूट फूट कर रोता है। तभी वो विशालकाय कठपुतली ताली बजाकर कहता है, कांग्रेचुलेशन सभी को, 19th फ्लोर वर्ल्ड का पार्ट 1 पास कर लिया है आपने। इसके बाद ये सभी रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर मैक्स को हॉस्पिटल में ले गए होते हैं, जहाँ यंग को तो यकीन ही नहीं होता कि मैक्स अब नहीं रहा। उसको तो मतलब एक तरफ से इल्यूजन हो रहा होता है कि मैक्स अभी भी बातें कर रहा है मुझसे, जैसे कि मैक्स कह रहा हो कि भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, भला मैं तुम्हारी सेटिंग उस 7th प्लेयर से कराए बिना कैसे मर सकता हूँ, अरे मैं अपना वादा पूरा करके रहूंगा। जबकि दोस्तों रियलिटी में तो कोमा में जा चुका था ना वो। इसके बाद कैटी इस गेम की कड़वी सच्चाई मिनी को बताती है। मिनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गेम में एलिमिनेट होने से मैक्स कोमा में चला गया, और अब अगर कोमा में गए लोगों को बचाना है तो इनको ये गेम लास्ट तक जीतना होगा। तो अब कैटी उसको समझा देती है कि तुम्हें हो सके तो अब टाइनजी वालों की ओर से एक इन्विटेशन मैसेज आएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, तो तुम प्लीज वो साइन मत करना। उधर यंग अपने घर पे उदास बैठा होता है, और आज पता है दोस्तों उसके डैड जुआ खेलने भी नहीं गए थे। उसके डैड बताते हैं कि मैंने कल ही मैक्स के सारे पैसे उसको लौटा दिए थे, और अब मैं अपने जुए की लत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। मैक्स का नाम सुनकर दोस्तों यंग रोने लग जाता है और कहने लगता है कि मैं बहुत ही बुरा हूँ, हमेशा दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता हूँ। तो उसके डैड उसके पास में बैठते हैं और बताते हैं कि तुम्हें अंकल जेंग तो याद ही होंगे ना, जिनका कार एक्सीडेंट हुआ था। तो उस दिन बेटा मेरी ड्यूटी थी, पर मैं नहीं जा पाया था किसी रीजन से, और फिर मेरी जगह पे जेंग ने मेरी शिफ्ट करी थी, पर थकान की वजह से वो सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया, और उसकी इस कंडीशन की वजह मैं खुद को कई सालों तक जिम्मेदार मानता रहा। पर पता है बेटा, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो जेंग अपने पैरों पे दोबारा खड़ा रहा और ना ही मैं सुकून से रह पाया। तब मैंने फैसला किया कि जेंग की फैमिली का खर्च मैं उठाऊंगा। इससे मैं उनकी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, पर कम से कम उनकी थोड़ी मदद हो पाएगी। इसलिए बेटा खुद गिल्टी फील करने का कोई फायदा नहीं है, हमें हमेशा वो काम करने चाहिए जो हमारे बस में है। जिससे यंग को भी दोस्तों अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है कि मैक्स के बाद अब मुझे ही जॉय और उसकी ग्रैंडमा की देखभाल करनी है। फिर यंग जाता है एक बार फिर से हॉस्पिटल मैक्स को देखने के लिए, पर मैक्स वहाँ नहीं होता, साथ ही जेनी भी अपने बेड पे नहीं होती, जिससे कैटी भी परेशान। यंग और कैटी दोनों ही काउंटर पे नर्स से जाकर पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि उन्हें तो आईसीयू में डाल दिया गया है। ये दोनों उनसे मिलने के लिए फिर आईसीयू में जाना चाहते हैं, मगर नर्स कहती है वहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही मिलने जाने दिया जाता है। तो यंग कहता भी है कि अरे हम उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मगर नर्स कहती है अच्छे दोस्त हो पर फैमिली मेंबर तो नहीं ना। पर दोस्तों इनको आईसीयू में तो जाना ही था, जिसके लिए एक डॉक्टर और नर्स का यूनिफॉर्म पहनकर चुपके से वहां जाते हैं, जहां पे इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर आए होते हैं। तो ये चुपके से उनकी और आईसीयू की वीडियो बना रहे होते हैं, मगर क्या है कि डायरेक्टर इनको पकड़ लेता है। तब कैटी कहती है कि मैंने वीडियो बना लिया आपका, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को अब एक्सपोज कर दूंगी कि तुम लोग टाइनजी से मिले हुए हो, उनकी काली करतूतों को तुम लोग कवर करते हो। तो डायरेक्टर दोस्तों आराम से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वो इन्हें बताता है कि देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं बस इन 4 पेशेंट्स का ख्याल रख रहा हूँ। दोस्तों सैम ने स्पा में डॉक्टर जियान के साथ हाथ में वो तिल वाले आदमी को जो देखा था ना, वो इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर ही है। इसलिए कैटी उनसे डॉक्टर जियान के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, पर देखो मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, बस मेरे हॉस्पिटल की बदनामी ना हो। देखो तुमने अभी अभी जो वीडियो बनाया ना, उसे तुम अपने पास रखो, और साथ ही किसी तरह से टाइनजी जाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर लेकर आ जाओ। इन दोनों को मिलाकर तुम लोग ये साबित कर सकते हो कि टाइनजी में एलिमिनेट हुए प्लेयर्स ही कोमा में जा रहे हैं। कैटी को ये आइडिया अच्छा लगता है, तो चुपके से यंग सारी बातें कॉल करके सैम को बता देता है। सैम अभी टाइनजी में होता है दोस्तों। दरअसल उसने कुछ तो जुगाड़ लगाकर टाइनजी के स्टाफ के कपड़े और एक्सेस कार्ड अरेंज कर लिया था कहीं से, और इधर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को टाइनजी गेमिंग कंपनी अगवा कर लेती है और सीधे अपने बॉस के पास पेश करती है, जिससे कैटी का सारा प्लान उनको पता चल जाता है। पर वो उसे अपनी कंपनी में आने से रोकते नहीं, बल्कि उसके साथ खेल खेलने की कोशिश करते हैं। बॉस सीसीटीवी में इनकी सारी नौटंकी को देखता है कि कैसे मिनी के साथ असिस्टेंट और कैमरामैन बनकर कैटी और यंग यहाँ पर आए हुए हैं, जो मिनी की व्लॉगिंग करने में मदद कर रहे हैं। और मिनी बताऊं क्या कह रही है व्लॉग में, कि जो लोग इनके हेडसेट मेरे प्रोमो कोड को यूज करके खरीदेंगे उन्हें 20% ऑफ मिलेगा। इसीलिए मिनी यहाँ के मैनेजर से कहकर पूरे ऑफिस का टूर देने को कहती है। कुछ देर के बाद दोस्तों मिनी ताका झाकी शुरू कर देती है अपनी, और फिर नाटक करके थोड़ी देर रेस्ट करने को कहती है। तो मैनेजर उसे वेटिंग एरिया में बिठा देता है। वहाँ पे खाने पीने की चीजें भी बहुत होती है और 2 गार्ड्स भी होते हैं। पर कुछ देर के बाद उन्हें भी मैनेजर बुला लेता है, जिससे इनको सही मौका मिल जाता है और ये तीनों चुपके से उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रखे हुए हैं। तो पेपर्स एक्चुअली एक लॉकर में रखे होते हैं, जिसका पासवर्ड डॉक्टर जियान ने डायरेक्टर को बताया था और डायरेक्टर ने कैटी को बता दिया था। और अब कंट्रोल रूम में टाइनजी का सीईओ भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसने कैटी, मिनी और यंग को तो एक्सपेक्ट किया था,
मगर सैम को नहीं, उसे नहीं पता था कि सैम भी आ जाएगा। ऊपर से सैम ने कैप वगैरह लगा के रखा हुआ था तो वो सीसीटीवी में पहचान में भी नहीं आया। खैर दोस्तों, आगे सैम कैटी और मिनी वगैरह से मिल जाता है तो सैम को यहाँ देखकर कैटी पहले शॉक्ड हो जाती है। वो सवाल जवाब करने की सोचती है मगर सैम उसे पहले यहाँ से निकलने के लिए कहता है कि पहले यहाँ से निकलते हैं। फिर बाहर निकलकर वो बता देता है कि मैं चिप को निकालने के बारे में सोच रहा था। मुझे लग ही रहा था कि उस चिप को निकालने के लिए खास इक्विपमेंट की जरूरत होगी, पर यहाँ का इक्विपमेंट बॉक्स लॉक्ड था, मैं उसे खोल नहीं पाया। तो सोचा कि तुम लोगों की सेफ्टी के लिए बाहर निकल लूं। इससे कैटी को पता चल जाता है कि येंग ने हमारे प्लान के बारे में सैम को पहले ही बता दिया था, जबकि येंग को मना भी किया था मैंने। कैटी नाराज होकर वहां से चली जाती है। इससे उधर मैनेजर सीईओ को बताता है कि मैंने चेक कर लिया है, एक्सेस कंट्रोल को अनलॉक करके सैम इक्विपमेंट रूम में एंटर किया था। जब उसने इक्विपमेंट बॉक्स खोलने की कोशिश की तो अलार्म ट्रिगर्ड हो गया, जिसके बाद वो भाग गया वहां से। वो अपने साथ कोई इक्विपमेंट नहीं लेकर गया, पर हमारे सिस्टम में थोड़ी खराबी आ गई है। सेफ्टी रीजंस की वजह से हमें पूरे गेम सिस्टम के लिए कंप्लीट अपग्रेड की जरूरत है, जिसपे सीईओ कहता है कि इसका मतलब है कि आज 19th फ्लोर गेम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। मैनेजर कहता है कि यस बॉस, आज नहीं हो पाएगा। अगली सुबह की बात है दोस्तों, सारे प्लेयर्स काफी हैरान होते हैं कि कल रात हम आराम से कैसे सो गए, हम गेम में कैसे नहीं जा पाए। सभी एक दूसरे से कॉल और मैसेज करके पूछने लग जाते हैं कि क्या हो गया, कल रात गेम में क्यों नहीं जा पाए। तो जवाब तो किसी के पास होता ही नहीं ना। इसके बाद सैम को उसकी मॉम का वीडियो कॉल आता है दोस्तों। वो बता रही होती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ ली है। तो सैम कहता है कि मॉम, मैं जो भी करूंगा यहाँ जैंगिंग में ही करूंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा उस जगह से हमारी बहुत ही बुरी यादें जुड़ी हुई है, वहां से नहीं। सैम कहता है माँ वो सारी बातें पुरानी हो चुकी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने मन से यहाँ रहना चाहता हूँ बस। फिर हमें पता चलता है दोस्तों कि अभी तक जो हमें लग रहा था ना कि सैम चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, तो वो गलत था। वो तो किसी इंसान से चैट कर रहा था। वो इंसान पता नहीं कौन था, मगर उसको सैम सारी बातें बताता था। वही सीक्रेट आदमी सैम को फ्यूचर टेक्नोलॉजी नाम के कंपनी के बारे में बताता है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ही एक और पार्ट है माइक्रो टेक्नोलॉजी, जो कि इक्विपमेंट्स असेंबल करने का काम करती है, और ये कंपनी टाइनजी गेमिंग से कनेक्टेड भी है। तो ये जानने के बाद सैम जाता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऑफिस में। वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि मैं यहाँ पे यूथ टैलेंट प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। तो वो स्टाफ सैम को अपने बॉस चैंग से मिलवाती है। दोस्तों, ये चैंग कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट जो नीना है ना, उसके ही डैड हैं। वो कहते हैं कि बेटा मैंने तो तुम्हें कब का इनविटेशन भेज के रखा था और तुम आज आए हो। बताओ, स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर बनकर तुम अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें मेरी इस माइक्रो टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए। सैम कहता है कि सर मैं चाहता हूँ कि 2-3 महीने के बाद ही मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सब्स्टिट्यूट टीचर की वो भी तो खत्म हो जाएगी तब तक, उसके बाद मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। वैसे मैंने सुना है कि आपकी कंपनी ने इस साल कई सारे न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, इसलिए मैं आपकी रिसर्च सेंटर को एक बार विजिट करना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ। तो चैंग कहता है हाँ क्यों नहीं, पर आज शायद वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, फिर कभी आओ साथ में चलेंगे। इसके बाद चैंग सैम से बातें करते हुए उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी देखता है कैटी की ग्रैंडमा आकर यहाँ हल्ला हंगामा कर रही है। तो चैंग उनको बताता है कि अरे जॉन कब का रिजाइन करके जा चुका है यहाँ से, आप आंटी कितनी बार समझा दिया, आपको मानती क्यों नहीं आप। तो जॉन दोस्तों एक्चुअली कैटी के डैड का नाम था, जो कि हमेशा टाइमली कैटी की परवरिश के लिए पैसा भेजा करता था। मगर हुआ ये कि कुछ महीने से वो पैसे वैसे नहीं भेज रहा था, इसलिए कैटी की ग्रैंडमा यहाँ आकर हंगामा कर रही है। तो तब सैम ग्रैंडमा को शांत करवाता है और ऑफिस से बाहर लेकर जाता है। तब तक मैं कैटी अपने ग्रैंडमा को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई थी। तो ग्रैंडमा इन दोनों को ही अपने घर लेके जाती है लंच करने के लिए। लंच के बाद जब ऐसे सैम उनके घर के बाहर खड़ा होता है तो वो अपने पास्ट की यादों में खो जाता है। जब वो 10 से 12 साल का था उस समय की, तब उसने अपने डैड की शराब फेंक दी थी, इसलिए उसके डैड ने उसको खूब मारा पीटा था, जिसकी वजह से छोटे सैम ने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। ये भी हुआ था वैसे, मगर वो तो सही टाइम में उसकी पड़ोसी छोटी कैटी, हाँ कैटी उसकी पड़ोसी थी लेकिन उस समय छोटी थी, उसने उसकी जान बचा ली और तब उसको एक स्माइली स्टैंप दिया था, ये याद दिलाने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए स्माइल करना नहीं भूलना चाहिए। यानी दोस्तों सैम तो कैटी को बचपन से जानता है, उसे कैटी याद भी है, मगर वो छोटी सी मुलाकात कैटी भूल गई है और अब वो खुद स्माइल करना भी भूल गई बेचारी। तो अब ये सारे प्लेयर्स एक जगह जमा होते हैं और सोचते हैं कि अब तो हमारे पास एग्रीमेंट पेपर भी है और कोमा में गए हुए पेपर्स की वीडियो भी। ऑनलाइन तो टाइनजी टेक्नोलॉजी के सीईओ के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, पर हम उनके ऑफिस जाकर उनको धमका सकते हैं कि हमारी बात अपने सीईओ से करवाओ वरना पुलिस में जाएंगे सब। तो जिस तरह ये लोग सोचते हैं ऐसा ही करते हैं, पर वहाँ के स्टाफ कहते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है हमें बता दीजिए, हम अपने बॉस तक पहुँचा देंगे, मगर ये लोग फिर पुलिस की धमकी देते हैं। तब दोस्तों जिस स्टाफ ने कैटी और सैम से एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवाया था ना, वो कहता है कहिए बात क्या करनी है, मैं ही हूँ वो जिसकी आपको तलाश है। सभी हैरान हो जाते हैं कि ये मामूली सा स्टाफ जो यहाँ का मैनेजर तक भी नहीं है, ये हीरो क्यों बन रहा है, और इसने तो बिल्कुल मामूली स्टाफ की तरह ड्रेस किया हुआ है, तो ये इस कंपनी का सीईओ कैसे हो सकता है। इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 5